session. Today I will hello, can everybody hear me? Yes, Okay. yes, you are audible, Yes. Nandini. Hmm. Yes. Yes, yes. So today we will be discussing about Mimamsa, the rule of interpretation of Dharma Shastra. Rooted in ancient Indian philosophy, Mimamsa provides a rational and systemic method to interpret sacred texts and understand the intent behind Dharma, which will further help us understand our Indian constitution. It not only guides the interpretation of Dharma Shastra, but also mirrors the interpretative techniques used in modern legal reasoning, bridging traditions and contemporary jurisprudence. I think sir will be now we will start. Yes, thank you, Nandini. So, so dear students, जो अब तक हमारे पिछले जो 2 सेशन रहे हैं, उसमें हम लोगों ने कुछ चीजें डिकोड की कि आपका जो बेसिक लॉ है एंशियंट लीगल सिस्टम का, जिसको हम लोग धर्मा बोलते हैं, उसमें प्रिंसिपल्स भी है, उसमें रूल्स भी है। प्रिंसिपल्स इस चीज के लिए कि आप लोगों को कुछ कंडक्ट फॉलो करने चाहिए, इट्स लाइक अ ड्यूटीज एक तरीके से, और आप उन रूल्स को अगर ढंग से फॉलो नहीं करेंगे और उसके कारण अगर कुछ सिविल या क्रिमिनल डिस्प्यूट है, इस तरह का कोई भी किसी भी नेचर का डिस्प्यूट अगर अराउज होता है, तो उसको रेगुलराइज करने के लिए वी हैव सम रूल्स। तो ये जो प्रिंसिपल्स है ये आपको श्रुति पार्ट में मिलते हैं, विच इज नन अदर देन वेद एंड उपनिषद। और ये जो रूल्स है ये आपको धर्मशास्त्र वाले पार्ट में मिलता है, विच इज नन अदर देन मोस्टली दैट इज अ स्मृति, मनुस्मृति वगैरह कुछ, और धर्मसूत्र एज वेल। अब जो हमारा जो एंशंट भारतीय लीगल सिस्टम है, धर्म पे बेस है, और उस धर्म को मैनिफेस्ट करने के लिए जो कंपाइलेशंस, जो कोडिफाइड टेक्स्ट हमारे पास है, उसमें वेद भी है, वेदों का कंपाइलेशन है, प्लस स्मृति एंड धर्मसूत्र भी है। इसके बेस पे मतलब वो बेसिकली आपके प्रोविजंस है, जिसे हम लोग कहें, जिसके थ्रू आप हमारी सोसाइटी को रेगुलराइज करेंगे। उसमें सिविल इश्यूज को डील करने के लिए भी प्रोविजन है, क्रिमिनल इश्यूज को डील करने के लिए भी प्रोविजन है, और आपका स्टेट कैसा होना चाहिए, उसका किंग कैसा होना चाहिए, वहां पे टैक्सिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, रूल्स कैसे होने चाहिए वगैरह, जितनी भी जो सारी चीजें उनसे रिलेटेड रूल्स भी, जिसको हम लोग राजधर्मा बोलते हैं, वो हमारा फोकल पॉइंट रहेगा आने वाले सेशंस। अब लेकिन एक जो बड़ा इशू है जिसको आज हम लोग डील करेंगे, वो ये है कि इन सारे प्रोविजंस को इंटरप्रेट कैसे किया जाता था। धर्मसूत्र इज लाइक अ फॉर्मूला, उसमें स्मृतियों में श्लोक, तो आपको इन्हें इंटरप्रेट कैसे करना, ये एक बड़ा टास्क था हमारे उस समय के लीगल स्कॉलर्स के सामने। ऐसा इसलिए भी, जैसे जैसे आप लोग देखिए, कोर्ट में भी जब कोई इश्यू सामने आता है तो कोर्ट में जैसे कोई डाउट रेज हो गया कि भाई ये एक सब्जेक्ट मैटर है, इससे रिलेटेड ये लॉ है, और उस लॉ के अगर दो पॉसिबल कंस्ट्रक्शन है, इंटरप्रिटेशन है, अगर दोनों पार्टी की तरफ से, एक पार्टी बोले कि नहीं सर इस केस में ये जो प्रोविजन है ये एप्लीकेबल होगा, लेकिन इसका इंटरप्रिटेशन ये होगा, सामने वाली पार्टी बोले कि नहीं सर ये इंटरप्रिटेशन होगा, दो पॉसिबल अगर इंटरप्रिटेशन है, तो उस समय कोर्ट की ड्यूटी है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू डिसाइड, टू असर्टेन द लॉ, कि एक्चुअल में इंटरप्रिटेशन क्या है, ये ड्यूटी है कोर्ट की टू डिसाइड करना। अब जब इस ड्यूटी को कोर्ट जब फॉलो कर रहा है, तो इसको फॉलो करते समय कोर्ट को ध्यान रखना है कि बिल्कुल इस लॉ को इंटरप्रेट करना है, इस लॉ का मीनिंग चेंज नहीं करना है। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ दीज थिंग। अगर आप इंटरप्रिटेशन बाउंड्रीज में रह के कर रहे हो तब ठीक है, बट आपने इंटरप्रिटेशन ऐसे किया जिससे लॉ का मीनिंग ही चेंज हो गया, इट मींस यू आर फ्रेमिंग द लॉ, और लॉ फ्रेम करना is not a jurisdiction of the judiciary. Judiciary can only interpret. So it does mean कि जब आप किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हो, दैट शुड बी इन सम लिमिटेशंस। लिमिटेशन मीन्स कि आपको रूल्स पता होने चाहिए, यू हैव टू फ्रेम द रूल्स, कि इंटरप्रेट करते समय में कौन कौन से रूल्स फॉलो करने, ताकि वो चीजें वो सिर्फ कंस्ट्रक्ट हो सके और इंटरप्रेट हो सके, वो चेंज ना हो जाए मीनिंग।
तो ये जो प्रोसेस जो है, जो आज भी हमारे पास रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन, जैसे हम लोग बीच बीच में रेफर करेंगे, प्रोफेसर जो मैक्सवेल है, काफी एक रिनॉन्ड अथॉरिटी है ऑन इंटरप्रिटेशन। तो सिमिलरली जैसे आज हमारे पास इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड रूल्स है, लिबरल कंस्ट्रक्शन, हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, लिटरल रूल, गोल्डन रूल वगैरह, ये जो सारी चीजें हैं, क्या उस लेवल का इंटरप्रिटेशन का पैटर्न एंशियंट जूरिस्प्रूडेंस में था या नहीं था? ये एक बड़ा क्वेश्चन है जिसको हम लोग डिकोड करने की आज कोशिश करेंगे। We'll try to find out the similarity regarding rules of interpretation in a contemporary context and in the context of ancient Indian legal system. अब जब हम इस टास्क को स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले तो उसमें पहली जो चीज हमारे सामने आती है कि आपको इंटरप्रेट किने करना है? आपको हमारा जो कॉन्सेप्ट है धर्म, जिसमें प्रिंसिपल्स भी है और जिसमें रूल्स भी है, इनको इंटरप्रेट करना है। आप इन दोनों चीजों को आपको इंटरप्रेट करना है। और जब आपको इन्हें इंटरप्रेट करना है, तो इंटरप्रेट करने के लिए जो डॉक्यूमेंट या जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट, जिसे हम कहें रूल बुक जो बनी, और जिसको कहा जाता है मीमांसा, एंड दैट वाज रिटन बाय महर्षि जैमिनी। मीमांसा रिटन बाय महर्षि जैमिनी। वो इसलिए है क्योंकि जो आपका जो वेद, बेसिकली वेदों में जो लैंग्वेज जो है वो काफी क्रिप्टिक है, वो थोड़ी सी उतनी आसान नहीं है जितनी आसान हम लोग समझते हैं। और अगर लैंग्वेज क्रिप्टिक है तो आपको उसे इजी वे में इंटरप्रेट करने के लिए यू नीड स्कॉलर, एक ऐसा स्कॉलर जो उसको अच्छे से इंटरप्रेट कर सके। और इसको अच्छे से इंटरप्रेट करने वाला जो भी स्कॉलर होगा, उस स्कॉलर को लैंग्वेज यानी भाषा एंड ग्रामर यानी व्याकरण, इन दोनों पे उसकी कमांड होनी चाहिए। एक ऐसा पर्सन जो लॉजिशियन हो, जो तार्किक हो, और उसे भाषा और ग्रामर एंड लैंग्वेज दोनों पे अगर कमांड होगी, तब जाके ही वो उस रूल को इंटरप्रेट कर सकता है। दोज वर सम प्री क्वालिफिकेशन। जो पर्सन इन रूल्स को इन इन चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए रूल्स बनाता है, इन चीजों को इंटरप्रेट करता है, उसको जनरली हम लोग बोलते हैं मीमांसाकार। बट उस मीमांसाकार के लिए क्वालिफिकेशन ये है कि वो एक लॉजिशियन, यानी उसको तर्क, लॉजिक का भी नॉलेज हो, प्लस उससे ग्रामर का एंड लैंग्वेज का, इन तीनों चीजों का नॉलेज होना चाहिए। प्री रिक्विसाइड है ये। ऐसे ही हर कोई आके डायरेक्टली नहीं हो सकता है कि भाई वो आके इंटरप्रेट करना शुरू करे। तो ऐसे पहले जो इंपॉर्टेंट मीमांसाकार या जिन्होंने ढंग से इन सारी चीजों को इंटरप्रेट किया विद दैट क्वालिफिकेशन, उसमें हम लोग पहला जो इंपॉर्टेंट नाम हमारे सामने आता है वो आता है महर्षि जैमिनी का। और उन्होंने इन सारे इंटरप्रिटेशंस के रूल्स को ड्राफ्ट किया। हम मेजरली कोट जैमिनी को ही करेंगे आगे चीजों को समझते हुए। उन्होंने इन सारे मेजर रूल्स को कोट किया, ड्राफ्ट किया, और ड्राफ्ट करके उन्होंने जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया जिसको हम लोग बोलते हैं मीमांसा। अब आपका ये जो मीमांसा जो डॉक्यूमेंट है, बड़ा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अपने आप में। एक अथॉरिटी है बहुत बड़े, मिस्टर कॉलब्रुक करके, उन्होंने हिंदू लॉज वगैरह पे काफी लिखा है, उस पे काफी उनके एसेज भी है उस पे। तो वहां उन्होंने एक कमेंट किया है ऑन मीमांसा: द लॉजिक ऑफ द मीमांसा इज द लॉजिक ऑफ द लॉ, द रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ सिविल एंड रिलीजियस ऑर्डिनेंसेस। यानी जो आपका लॉ का जो लॉजिक मीमांसा, जिन लॉजिक के साथ मीमांसा बनाई गई है, वो लगभग वही लॉजिक है जिन लॉजिक के साथ लॉ बनाया गया। यानी इसका मतलब ही ये है कि अगर आपको लॉ के लॉजिक समझने हैं तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द लॉजिक ऑफ द मीमांसा, यानी आपको मीमांसा समझनी ही चाहिए, मीमांसा आपको पढ़नी ही पड़ेगी। अब उसमें भी एक चीज ये है कि मीमांसा जब लिखी गई तो मीमांसा में बेसिकली क्या है, देखिए,
मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे हमारा जो वेद है, वेद में प्रिंसिपल्स है ना, तो वो प्रिंसिपल्स आपके नॉर्मल ह्यूमन कंडक्ट कैसे होने चाहिए उसके बारे में भी है, और उसके साथ साथ रिलीजियस जो ड्यूटीज जो होती है ना, इसको हम लोग बोलते हैं कर्म कांड, उनसे रिलेटेड प्रिंसिपल्स भी इसमें दे रखे हैं वेदों में। अब जैमिनी ने जो मीमांसा लिखी है, मेजरली फोकस उन्होंने क्या किया कि वो सारे प्रिंसिपल, वो सारा लिटरेचर जो वेदों में है, जो हमें ये बताता है कि रिलीजियस ड्यूटीज कैसे फॉलो करनी है, उनको इंटरप्रेट करने के लिए मेजरली फोकल पॉइंट है कि आपके जो रिलीजियस प्रिंसिपल्स है जो वेद में, उनको इंटरप्रेट करने के लिए जैमिनी ने ये इंटरप्रिटेशन के रूल मीमांसा बनाए मेजरली। लेकिन ये इतने फंडामेंटल रूल्स है मीमांसा के, इंटरप्रिटेशन के रूल इतने फंडामेंटल है, इतने प्रॉपर है कि आप इनको जो सिविल एंड क्रिमिनल लॉज जो है हमारे एंशिएंट लीगल सिस्टम में, जो स्मृतियों में है, उनको इंटरप्रेट करने के लिए भी यूज कर सकते हो। मीमांसा एज ए book for the rule of interpretation was introduced to interpret the basic principles related to the religious ordinances in the Vedas. वेद में जो रिलीजियस पार्ट जो है उसको इंटरप्रेट करने के लिए कि भाई रिलीजियस ड्यूटीज, ये कर्म कांड कैसे करना, ये कैसे करना, अगर उसे वो प्रोविजंस आपको समझ में नहीं आ रहे तो आप जैमिनी का मीमांसा रूल यूज कीजिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो सिविल एंड क्राइम से रिलेटेड जो प्रोविजंस है उनको इंटरप्रेट करने के लिए जेमिनी नहीं यूज होगा, नो। जेमिनी ने इतने ब्यूटीफुल तरीके से इसको ड्राफ्ट किया है कि आप डे टू डे आपकी जो रिलीजियस जो ड्यूटीज है, रिलीजियस जो प्रिंसिपल्स है जो वेद में, उनको इंटरप्रेट करने के लिए भी मीमांसा यूज कर सकते हैं, और सिविल एंड क्रिमिनल ड्यूटीज या सिविल एंड क्रिमिनल प्रोविजंस जो है हमारे इसी धर्म में, स्मृति की फॉर्म में, धर्मशास्त्र की फॉर्म में, उनको भी इंटरप्रेट करने के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। तो अपने आप में ये बड़ी यूनिक चीज है। और कई लोगों इसी इसी बेस पे कई बार इसको कई लोग क्रिटिसाइज कर देते हैं कि सर ये तो बेसिकली रिलीजियस जो भी यज्ञ कर रहे हो, कर्म कांड कर रहे हो, उसको उससे रिलेटेड प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए जेमिनी यूज होता है, बाकी के लिए आप क्यों उसको कर रहे हो? नहीं, आप कर सकते हो उसे, हम लोग आगे देखेंगे, उसमें क्लियर होगा हमें, है ना। वाइडर पर्सपेक्टिव में बनाया गया कि आपके डे टू डे एक्टिविटीज भी से रिलेटेड प्रोविजन को समझना हो, या फिर आपको सिविल एंड क्रिमिनल लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस को भी समझना हो, उसके लिए सबके लिए जेमिनी का जो मीमांसा है वो परफेक्ट एक डॉक्यूमेंट हो जाता है। अब उसमें एक ये चीज है कि जेमिनी उन्होंने जब अपना ये डॉक्यूमेंट लिखा तो तकरीबन उसमें 12 चैप्टर्स है और अराउंड 2644 सूत्रास, फॉर्मूलाज टू इंटरप्रेट। इट्स अ वेरी वाइड, इट्स कवर माइन्यूट टू मेजर, सब कुछ कवर करता है, सूक्ष्म से लेके दीर्घ तक सब कुछ कवर करता है। अराउंड 2644 वर्सेस उन्होंने दे रखे इसमें। और इसको इसके बाद भी मीमांसा जब ड्राफ्ट की गई तो मीमांसा के ऊपर भी कमेंट्री लिखी गई। आप देखिए, डॉक्यूमेंट्स को डेमोक्रेटाइज करने का, लीगल लिटरेचर को डेमोक्रेटाइज करने का जो ट्रेंड है जो इंडिया में, जो हमारे पास में बहुत वो चलता था। जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया, वेदों में जो लिखी चीज उसको ढंग से उसको एलेबरेट करने के लिए हम स्मृति लेके आए, स्मृति अच्छे से समझ में आए, स्मृति के साथ साथ धर्म सूत्र, इन दोनों को और अच्छे से समझना था, तो उसके लिए हमने कमेंट्रीज लिखी। अब आप देखिए, इसी तरीके से इन सारी चीजों को इंटरप्रेट करने के लिए एक मेजर डॉक्यूमेंट लिखा गया मीमांसा। मीमांसा को भी अच्छे से अगर आपको समझना है तो यू कैन गो थ्रू विद द सम कमेंट्रीज। डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है लिटरेचर का, कभी जरूरी थोड़ी कि मीमांसा के रूल्स मेरे को तुरंत समझ में आ जाए। मीमांसा के रूल्स को भी समझने के लिए आपके उन्होंने कमेंट्रीज लिख रखी है। अब वो जो कमेंट्रीज है उसमें से 2-3 कमेंट्रीज है जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। पहली इंपॉर्टेंट जो आती है कि सबर भाष्य, शबर भाष्य, SHSABARASWAMI, शबर स्वामी करके एक थे, उन्होंने जो इस पे कमेंट्री लिखी मीमांसा पे, जिसका नाम है शबर भाष्य। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी।
सेकंड जो इंपॉर्टेंट कमेंट्री लिखी गई इस पे, दैट इज अ श्लोक वर्तिका, दैट इज रिटन बाय कुमारिला भट्ट, कुमारिल भट्ट। ये सेकंड इंपॉर्टेंट कमेंट्री कुमारिल भट्ट ने लिखी, श्लोक वर्तिका। और एक आपको एक इंपॉर्टेंट और जो कमेंट्री है इस पे, माधवाचार्य, माधवाचार्य ने जो लिखी उसका नाम है न्यायमाला विस्तार, न्यायमाला विस्तार। माधवाचार्य उन्होंने जो लिखी दैट इज ए न्यायमाला विस्तार। और भी बहुत सारी कमेंट्रीज है, मैं ये आपको मेजरली 2-3 ही बता रहा हूँ जिसका बार बार रेफरेंस आएगा, थोड़े से ऑथेंटिक टाइप में इनको माना जाता है। बाकी सारे भी ऑथेंटिक है, बट ये मेजरली जो प्रोमिनेंटली यूज होती है। अब ये हमारे पास एक डॉक्यूमेंट तैयार हो गया मीमांसा, और उसके ऊपर शबर भाष्य हो गया, माधवाचार्य का हो गया, कुमारिल भट्ट का हो गया, इन लोगों ने अपनी कमेंट्री लिख रखी है। और हम इन्हीं को बार बार रेफर करेंगे टू अंडरस्टैंड द रूल्स कोडिफाइड इन अ धर्मशास्त्र, मेजरली स्मृतियों में जो लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े हैं कि ये जो मीमांसा एक डॉक्यूमेंट इतना इंपॉर्टेंट है कि एंशिएंट लीगल सिस्टम में जितने भी जो हमारा जो जुडिशियल सिस्टम था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे राजधर्म में, उस जुडिशियल सिस्टम में जो जजेस जो थे उनके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी कि दे मस्ट बी एक्सपर्ट इन अ मीमांसा। जजेस के लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन थी कि आपको जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स है, मीमांसा है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड नॉट ओनली द जजेस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब जो पॉइंट आ रहा है, नॉट ओनली टू द जजेस, बट इसके साथ साथ आपके जो लेजिस्लेचर जो हुआ करती, यानी लॉ बनाने वाली जो कमेटी, यानी जो बॉडी थी जिसको परिषद बोला जाता था, एक सेपरेट प्रोबेबली 8 या 9 7 11 लोगों के एक शायद हुआ करती थी। मैं इस पे भी आपको क्लियर बता दूंगा, आने वाले समय में हम राजधर्म में बात करेंगे। तो उन उसमें भी आपको एक एक दो पर्सन ऐसे होने चाहिए जो मीमांसा के बारे में जानते हो। दैट इज अ वेरी वेरी यूनिक थिंग। आज की हमारी पार्लियामेंट में अगर आप लोग देखेंगे, दैट इज वेरी रेयर। पार्लियामेंटेरियन जो कि लेजिस्लेटिव बॉडी है एक तरीके से, उनकी क्वालिफिकेशन देख लीजिए, कहीं भी क्वालिफिकेशन में ये नहीं लिखा हुआ है कि आप लोग इंटरप्रिटेशंस के रूल्स आपको पता होना चाहिए, दैट इज ए मैंडेटरी। नो, ऐसा कहीं नहीं है। बट द अर्लियर पॉइंट ऑफ टाइम आपकी जो लॉ मेकिंग बॉडी यानी परिषद थी, उसमें एक मेंबर मैंडेटरी था कि आपको मीमांसा का एक एक्सपर्ट रखना पड़ेगा। अब इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़े, देखिए क्वालिफिकेशन में तो था ही। अब एक चीज है कि आपका जो प्रोसीजर है इंटरप्रिटेशन का, वो कैसे होता था। यानी इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड जब इश्यू सामने आ रहा है तो आपको प्रोसीजर क्या फॉलो करना। रूल्स वगैरह के बारे में आगे बात करूंगा, लेकिन प्रोसीजर क्या है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आज भी हमारे सामने ये होता है कि कोर्ट के सामने जैसे कोई इश्यू आ गया, कोई सब्जेक्ट मैटर है, कोई फैक्ट है। अब उस फैक्ट पे सबसे पहले कोर्ट, आज का जो हमारा जुडिशियल प्रोसीजर है उसमें ऐसे होता है, मेजरली कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज में, कि कोर्ट के सामने एक फैक्ट है, कोई इश्यू है, उस इश्यू को से रिलेटेड कोर्ट सबसे पहले लॉ को पकड़ेगा। अब उस लॉ का इंटरप्रिटेशन क्या है, इसके लिए दोनों पार्टीज जो भी है उनको ये अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि आप अपने अपने हिसाब से बताओ कि आपके अकॉर्डिंग इस लॉ की क्या इंटरप्रिटेशन है। तो दोनों पार्टी अपने अपना इंटरप्रिटेशन देंगी। उसके बाद जो कोर्ट है वो असर्टेन करेगी, फाइनली असर्टेन करेगी कि आप इन दोनों में से प्रॉपर इंटरप्रिटेशन क्या है, और वो बन जाता है एक तरीके से प्रेसिडेंट। जो इंटरप्रिटेशन कोर्ट डिसाइड करती है वो प्रेसिडेंट बन जाता है। और कोर्ट को लेकिन बताना पड़ेगा कि आपने ये इंटरप्रिटेशन क्यों लिया, ये रीजन बताना पड़ता है। अगर आप आज भी किसी इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल कोई भी जो मैटर है, आप उस कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को उठाइए और अगर आप लोग उसको पढ़ेंगे तो उसमें आप देखिए कोई भी जो इंपॉर्टेंट जजमेंट है, तो उस जजमेंट में कोर्ट ने बहुत सारे इंटरप्रिटेशन जो डेवलप किए,
उन इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करते हुए, दोनों लॉयर में से जिस लॉयर की इंटरप्रिटेशन आपने एक्सेप्ट की उसको एक्सेप्ट करते हुए आप रीजनिंग भी देते हो, दैट्स मैंडेटरी फॉर थिंग, कोर्ट को रीजनिंग देनी पड़ती है कि हम लोग क्यों फॉलो कर रहे हैं, ये जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट है। और इस तरीके से फाइनल एक इंटरप्रिटेशन कोर्ट बताती है कि हाँ इस मामले में ये जो प्रोविजन है इसका ये इंटरप्रिटेशन इज द राइट। दैट इज द प्रोसेस दैट वी आर फॉलोइंग इन अ कंटेम्प्रेरी लीगल सिस्टम। आप कहीं भी चले जाइए मोस्टली यही फॉलो होता है पूरे वर्ल्ड में। अब आप देखिए एंशियंट लीगल सिस्टम में किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते समय क्या प्रोसेस होता था। अब देखिए कुमारिला भट्ट जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया, वो अपनी कमेंट्री में लिखते हैं कि व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर इंटरप्रिटेशन व्हेन इश्यू कम बिफोर द कोर्ट। विषयो विशेषेव पूर्व पक्षस्थोत्तरम निर्णय श्वेति पंचांग शास्त्राधिकरण स्मृतम। मैं इंग्लिश में इसका बता रहा हूं आपको। द टेक्स्ट अंडर कंसीडरेशन, टेक्स्ट मीन्स प्रोविजन, द टेक्स्ट अंडर कंसीडरेशन कॉमा द डाउट कंसर्निंग इट कॉमा द फर्स्ट साइड कॉमा द अदर साइड comma and the conclusion, all these constitute an adhikarana। अधिकरण मीन्स फाइनल, एक तरीके से ये प्रिंसिपल है। अब प्रोसेस देखिए कि सबसे पहले टेक्स्ट को लिया जाता है, डाउट रेज किया जाता है, फर्स्ट पार्टी सेकंड पार्टी, और फिर उसके बाद उस पे एक फाइनल कंक्लूजन दिया जाता है। दैट द होल प्रोसेस इज नोन एज द अधिकरण, अ कंप्लीट थीम रिलेटेड टू द प्रोसीजर ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब आप मुझे बताइए ये सेम प्रोसीजर हम आज भी तो फॉलो कर रहे हैं, या आज जो फॉलो हो रहा है वो प्रोसेस पहले से ऑलरेडी डिक्टेट किया जा चुका है। और इसमें अगर आप लोग आगे देखें सो जिनके बारे में मैंने आपको बताया, कुमार भट्ट ने भी ये प्रोसेस बताया। शबर भाष्य जो शबर स्वामी ने लिखा है मीमांसा पे, वो भी ये बता रहे हैं। उनका डायरेक्टली मैं आपको इंग्लिश में बताता हूँ, उन्होंने 4 पॉइंट बताए। फर्स्ट, द सब्जेक्ट मैटर विच रिक्वायर इंटरप्रिटेशन इज सेट आउट फर्स्ट। जिसका इंटरप्रिटेशन करना है आप उसको पहले इश्यू को बनाओ, ड्राफ्ट करो। सेकंड, द डाउट विच हैज अराइजन इन द मैटर ऑफ सच इंटरप्रिटेशन इज एक्सप्लेन। आपको डाउट सामने रखना है कि इस इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड क्या क्या डाउट है। थर्ड स्टेप, पूर्व पक्ष मीन्स प्राइमा फेसी आर्ग्यूमेंट इज सेट आउट, यानी दोनों पार्टीज के जो जो आर्ग्यूमेंट है वो सामने रखो। एंड द फोर्थ, सिद्धांत, द आंसर दैट इज द फाइनल व्यू टेकन इन द मैटर टुगेदर विथ। अब वो बोल रहा है कि कोर्ट फाइनल व्यू लेगी कि हाँ भाई दोनों पक्ष के आर्गुमेंट आ गए, अब कोर्ट बताएगी व्हाट इज द सिद्धांत, व्हाट इज द लॉ, व्हाट इज द प्रेसिडेंट। दे हैव यूज्ड द वर्ड सिद्धांत, व्हाट इज द प्रेसिडेंट, व्हाट इज द लॉ। कोर्ट बताएगी कि व्हाट इज द फाइनल इंटरप्रिटेशन। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, द फाइनल व्यू टेकन इन द मैटर टुगेदर विथ reason indicated the pertinence or relevancy of such an interpretation। कि आपने अगर कोर्ट ने ये इंटरप्रिटेशन लिया है तो उसका रीजन क्या है वो भी लिखेगी, along with the rules of interpretation applied। इसके साथ साथ ये भी बताएगी कि हमने इंटरप्रिटेशन का कौन सा रूल, गोल्डन रूल, लिबरल रूल या लिटरल रूल या ओरिजिनलिज्म, टेक्सचुअलिज्म, व्हाटएवर, कौन सा रूल अप्लाई किया वो भी लिखेगी, which forms the concluding part of an अधिकरण। आप देखिए जुडिशियल प्रॉपराइटी जिसको बोला जाता है, न्यायिक औचित्य, यानी एक जुडिशियल प्रोसेस कितना प्रॉपर होना चाहिए इन अ केस ऑफ इंटरप्रिटेशन, दैट यू कैन ट्रस्ट इन एंशिएंट लीगल सिस्टम। मुझे बताइए आज जो इंटरप्रिटेशन के बाद जो आउटपुट आता है उसका जो प्रोसेस फॉलो होता है, क्या वो प्रोसेस इस प्रोसेस से अलग है? नो। एक डेमोक्रेटिक एस्पेक्ट होता है ना किसी चीज का, कि भाई हाँ एक पर्सन ने बोल दिया कि ये इंटरप्रिटेशन है तो कोर्ट ऐसा नहीं बोले कि आपने जो बोला दैट इज फाइनल। नो, वी विल हियर द अदर पर्सन एज वेल। उसके बाद हम लोग तय करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन रिटन इन मीमांसा। उसके बाद हम लोग तय करेंगे कि हाँ इसका राइट पोजीशन क्या है इस लॉ की। दैट वाज द ब्यूटी ऑफ द एंशिएंट इंडियन लीगल सिस्टम।
हमें तो पता नहीं क्यों इतना डिमोरलाइज करके रखा हुआ है कि नहीं, जो भी दिया गया है वो वेस्ट ने ये प्रोसेस दिया। इस तरह का प्रोसेस था वहां पे। आपको रीजंस लिखने हैं, आपको बताना है क्यों फॉलो किया आपने, क्यों नहीं किया। प्रॉपर जजमेंट लिखा जाता था, प्रॉपर जजमेंट में ये सब पार्ट हुआ करते थे ये सारी चीजें। जजमेंट को बोला जाता था जय पत्र करके। उसके बारे में हम लोग जुडिशरी के बारे में डिस्कस करेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये चीज थी, ये प्रोसीजर डेमोक्रेटिक थे पूरा। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, इसको आप सारे लोग प्रॉपरली आप इस चीज को समझना, जो मैं नेक्स्ट जो चीज बता रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है। शायद आपको दैट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। तो ये है कि भाई जैसे हम लोग किसी भी टेक्स्ट को हमें इंटरप्रेट करना है। तो टेक्स्ट को इंटरप्रेट करते समय कुछ ऑब्जेक्ट और पर्पस है ना, कि भाई जैसे आप लोग सपोज सेल टैक्स से रिलेटेड कोई एक्ट है, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट है जैसे हमारे पास, या जीएसटी एक्ट है। आप उसके प्रोविजंस या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन, किसी भी एक्ट या स्टैट्यूट्स या बेसिक लॉ के प्रोविजन को जब आप इंटरप्रेट करते हो, तो उसको इंटरप्रेट करते समय आपके सामने है ना एक ये भी होता है कि आपको उस एक्ट के ऑब्जेक्ट और पर्पस को ध्यान में रखना होता है ना। दैट इज अ वेरी यू नो प्रोमिनेंट रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। आप एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में भी जाइए, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में आपको ये बहुत मिलेगा कि आप लोग जब भी किसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हो, किसी एक्ट को, किसी एक्ट के प्रोविजन को, तो आपको उस एक्ट के प्रियम्बल में या अलग से कहीं भी ऑब्जेक्ट या पर्पस जो लिखा हुआ हो, उस एक्ट का जो ऑब्जेक्ट एंड पर्पस है, आपको उसे ध्यान में रखते हुए ही उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करना चाहिए। जैसे अगर आप लोग जीएसटी के किसी एक्ट को इंटरप्रेट अगर आप कर रहे हो, जीएसटी की किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रेट कर रहे हो, तो आपको उसे इंटरप्रेट करते समय ये ध्यान देना चाहिए कि जीएसटी एक्ट का ऑब्जेक्ट पर्पस क्या है। जीएसटी का एक ऑब्जेक्ट ये है कि जीएसटी इस पर्पस से इंट्रोड्यूस किया गया है कि जैसे आप हमारे देखिए कि सेंटर और जो स्टेट है, दोनों को रेवेन्यू इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। दैट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इससे पहले क्या था कि हमारे यहाँ जो रेवेन्यू का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो था इनडायरेक्ट टैक्सेस का, वो थोड़ा सा अनइवन था, सेंटर के पास ज्यादा रहता था, स्टेट के पास कम। तो आपके यहाँ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो स्पिरिट है, उसको प्रॉपर इंप्लीमेंट करने के लिए आपने एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, जिसमें बोला कि भाई एक कॉमन टैक्स रहेगा पूरी कंट्री में, सिस्टम में रहेगा, और उसमें दोनों में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, दोनों कलेक्ट करेंगे और इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा, ताकि दोनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन जो ग्रोथ है वो अच्छे से हो, स्टेट्स की भी और यूनियन की। तो आपको जब भी किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करना है, उस प्रोविजन को, जीएसटी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते समय ध्यान देना होगा कि आपके उस प्रोविजन, वो जो इंटरप्रिटेशन है, वो इंटरप्रिटेशन कहीं भी ऐसा ना हो जिसके कारण यूनियन को ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही हो स्टेट के कंपैरिजन में। आपको इंटरप्रिटेशन इस तरीके से करना है। रिसेंटली अगर आप लोग देखेंगे, एक मोहित मिनरल लिमिटेड केस है, बहुत फेमस केस है मोहित मिनरल लिमिटेड केस। एक रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो जीएसटी काउंसिल जो है, उसकी, जो हमारे जीएसटी काउंसिल होती है जो तय करती है कितने टैक्सेस लगेंगे कितने नहीं, जीएसटी एक्ट में है उससे रिलेटेड प्रोविजन, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है उससे रिलेटेड प्रोविजन। तो उसमें लिख रखा है कि जीएसटी काउंसिल जो है, वो जीएसटी काउंसिल, प्लीज, यस, वो जो जीएसटी काउंसिल है, वो, उसकी जो एडवाइजरी है, या जीएसटी काउंसिल जो एडवाइज करती है ना, दैट इज नॉट मैंडेटरी। आप मोहित मिनरल लिमिटेड केस पढ़िएगा, आपको उसमें ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि दैट इज नॉट मैंडेटरी। जीएसटी काउंसिल ने जो बोला मैंडेटरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जीएसटी काउंसिल में जो वेटेज जो है वो यूनियन का थोड़ा ज्यादा रहता है। तो मान लीजिए यूनियन ने कुछ ऐसी चीज कह दी जो यूनियन के सपोर्ट में, और काउंसिल ने वो पास कर दी, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तो यूनियन के सपोर्ट में चीजें जा रही है, जबकि जीएसटी एक्ट है वो तो दोनों के लिए इक्वल बात कर रहा है, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। तो आपने जीएसटी काउंसिल में जो चीजें कही है वो मैंडेटरी नहीं है, वो एडवाइजरी है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को पता है इस एक्ट का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है टू मेंटेन द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, दोनों के बीच में बैलेंस, ये ऑब्जेक्ट।
तो आप जब भी किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हो, जब भी आप किसी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते हो, तो उस प्रोविजन को इंटरप्रेट करते समय आपको ध्यान रखना है कि उस एक्ट का ऑब्जेक्ट क्या है। अब ये जो इंटरप्रिटेशन का एक बहुत की रूल है, सबसे बेसिक रूल है, क्या ये बेसिक रूल एंशिएंट इंडियन लीगल सिस्टम में फॉलो हो रहा था या नहीं हो रहा था? दैट इज अ क्वेश्चन बिफोर अस। और इसका आंसर है बिल्कुल होता था, और थोड़ा सा अलग तरीके से, इट्स वेरी डिफरेंट। कैसे? इसको ऐसे समझें, जेमिनी अपने मीमांसा में 3 फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात करते हैं। 3 फंडामेंटल ड्यूटीज। फर्स्ट इज देव ऋण, ऋण मीन्स ड्यूटी, देव ऋण। सेकंड इज ऋषि ऋण, एंड थर्ड इज पितृ ऋण। देयर आर 3 फंडामेंटल ड्यूटीज, देव ऋण, ऋषि ऋण एंड पितृ ऋण। देव ऋण का मतलब डेब्ट ड्यू टू गॉड बाय परफॉर्मिंग रिलीजियस सैक्रिफाइसेस, यानी आपकी ड्यूटी है कि आप अपने जो गॉड है उनके मतलब आपके कुछ डेब्ट है गॉड के रिस्पेक्ट में, आपको उन गॉड्स को ये ड्यूटी डिस्चार्ज करनी है। कैसे? बाय परफॉर्मिंग रिलीजियस सैक्रिफाइसेस, यज्ञ वगैरह करके। सेकंड ड्यूटी क्या है? पितृ ऋण, सॉरी ऋषि ऋण। ऋषि ऋण मीन्स कि आपके जो डेप्ट ड्यू टू सेंट्स बाय द एक्विजिशन ऑफ एंड इम्पार्टिंग नॉलेज, यानी आपके जो टीचर्स है, संत है, जो गुरु है, जो भी कही, उन्होंने आपको पढ़ाया, तो आपकी ड्यूटी है कि आप उस नॉलेज को एक्वायर करें एंड इवन यू इम्पार्ट दैट नॉलेज टू द वर्ल्ड एट लार्ज। That by this way you can discharge your duty. That is the second duty. Third, पितृ ऋण। पितृ ऋण मीन्स कि आपके डेब्ट ड्यू टू पेरेंट्स बाय बिकमिंग अ हाउस होल्डर एंड मेंटेनिंग द कंटिन्यूटी ऑफ द फैमिली इंस्टीट्यूशन एंड ट्रेडिशन बाय बेगेटिंग चिल्ड्रन, यानी आपके पेरेंट्स जो है आपका उनके प्रति एक ड्यूटी है, और वो ड्यूटी आप कैसे फॉलो करोगे, उसके लिए आपको भी फैमिली बनानी होगी, आप भी प्रोजीनी पैदा करो, और आप अपने अगर आप ये करेंगे तो आप अपने जो पितृ ऋण है उनसे वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ये 3 तरह की ड्यूटी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये देखिए, ये पूरे वर्ल्ड में सबसे दैट इज अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट। कैसे? कि आपको सबसे पहले 3 ड्यूटीज बता दी गई। आप ये देखिए, ये 3 ड्यूटीज आगे जाके कैसे कॉम्प्रहेंसिव इकोसिस्टम बनाता है। आपको 3 ड्यूटीज बता दी गई। अब ये जो 3 ड्यूटी जो है आपकी, इन 3 ड्यूटीज को अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, अगर आप इन 3 ड्यूटीज को फॉलो करते ए 1 बाय 1, तो आपको पता चलेगा कि इन तीनों ड्यूटीज से, तीनों ड्यूटीज को फॉलो करने से आपको अलग अलग राइट्स मिलेंगे, और अगर आपको राइट्स मिलेंगे तो वो राइट्स लॉ की फॉर्म में मिल सकते हैं, और आगे जाके लॉ ड्राफ्ट किया जा सकता है इसमें। कैसे? पहला देखिए, देवऋण। देवऋण मीन्स कि आपको जितने भी जो देव है उनको कुछ आपको कुछ परफॉर्म करना पड़ेगा, रिलीजियस सेक्रीफाइस। देव का मतलब यहाँ पे क्या है? देव का मतलब है जैसे वरुण देव, अग्निदेव, है ना, वायु से रिलेटेड पवन देव, अलग अलग देव। इंडियन इकोसिस्टम में आपको जो नेचर में से जो जो चीजें मिल रही है, देने वाला जो पर्सन है या जो भी है, उनको देव स्वरूप माना जाता है। तो आपको क्या करना है? आपको टाइम टू टाइम कुछ सैक्रिफाइसेस, यज्ञ करने हैं, आपको एक पवित्र इकोसिस्टम बनाना है। ये ड्यूटी है आपकी, ताकि आपको वो सारे लोग जो नेचर जो आपको दे रही है, आप उनके बदले में आप उनको यज्ञ वज्ञ करके, इन्वायरमेंट को क्लियर करके आप उन्हें बताते रहो कि भाई बिल्कुल आप जो दे रहे हो वो उससे रिलेटेड जो ड्यूटी है वो मैं डिस्चार्ज कर रहा हूं भाई, यज्ञ। तो जब आप ये ड्यूटी करोगे ना, जब आप ये ड्यूटी करते हो, तभी यू कैन क्लेम योर राइट टू गेट द रिसोर्सेज फ्रॉम द नेचर। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप ये बोलते हो कि आई हैव अ राइट टू
एयर, क्लीन एयर, आई हैव ए राइट टू क्लीन वाटर, आई हैव ए राइट टू गेट है ना फ्रूट्स, जो आजकल हमारे यहाँ राइट जूरिस्प्रूडेंस में बहुत बात होती है, उस राइट जूरिस्प्रूडेंस हमारा इकोसिस्टम क्या बोल रहा है, एंशिएंट इंडियन सिस्टम, कि आपको पहले, अगर आप पहले ये ड्यूटी फॉलो करो, और जैसे ही ड्यूटी फॉलो करोगे, फिर देन ओनली यू कैन क्लेम योर राइट टू हैव ए क्लीन एयर, राइट टू हैव ए क्लीन वाटर। और जैसे ही आप राइट्स क्लेम करोगे, हाँ कि भाई हाँ ड्यूटी करोगे तो आपको राइट भी मिलेगा, तब जाके लॉ बनेगा, लाइक ए राइट, जो वाटर एक्ट बना है, ये एयर एक्ट बना है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका जो इंटरप्रिटेशन किस लेवल पे जा रहा है। आपको पहले अलग अलग ऋण ड्यूटीज के बारे में बताया जा रहा है, और ये बताया जा रहा है कि अगर आप इन ड्यूटीज को फॉलो करते हो, जैसे मैं एक स्टेटमेंट पढ़ रहा हूं, केएल सरकार, एक बहुत बड़ी अथॉरिटी है, उनका ये कहना है, देयरफॉर इन इंटरप्रेटिंग टेक्स्ट रिलेटिंग टू द ड्यूटीज एंड राइट्स ऑफ द हिंदू, these principles must always be kept in view, and it should be presumed that all texts are more or less intended to promote these three classes of duties। कि आप अगर इन ड्यूटीज को फॉलो करोगे, तीनों तरह की ड्यूटीज को, तो आपको राइट्स मिलेंगे, तब जाके आप लॉज ड्राफ्ट कर सकते हो, लॉफुली उन राइट्स को क्लेम कर सकते हो। पहले आपको इन ड्यूटीज को फॉलो करना पड़ेगा। हर ह्यूमन एक्टिविटी जो भी हो रही थी पास्ट में, आप कोई भी एक्ट कर रहे हो, उसमें आपको बार बार याद दिलाया जाता था कि एक्ट को करते समय ध्यान रखना, इन तीनों ड्यूटीज को डिस्चार्ज करने के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये एक्ट करना है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब उसमें आप लोग देखिए, जैसे मैंने आपको पहली ड्यूटी बताई, इसी तरीके से अगर आप लोग नोटिस करेंगे, एक दूसरी ड्यूटी ऋषि ऋण। ऋषि ऋण का मतलब कि आपको टीचर्स ने पढ़ाया है, तो आपका कुछ डेप्ट है, आपको वो डिस्चार्ज करना, कैसे करना है, आपको नॉलेज गेन करना है, और आपको लोगों को पढ़ाना है, नॉलेज इंपार्ट करना है। अब आप जब अपनी ये ड्यूटी डिस्चार्ज करोगे, जब ये ड्यूटी डिस्चार्ज करोगे, तब जाके उसके बाद ही आप इससे रिलेटेड कोरिलेटेड राइट्स डिमांड कर सकते हो। वो ये है कि हाँ भाई, मैं अब लोगों को पढ़ा रहा हूं, तो मुझे भी अपॉर्चुनिटी आगे मिले। मैंने अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर दी, अब मुझे आगे ये अपॉर्चुनिटी मिले कि आई विल गेट सम मोर जॉब्स, आई विल गेट सम, जैसे मैंने पढ़ाते पढ़ाते स्किल्स मुझे डेवलप हो चुकी है, मैं अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज करा रहा हूं और पढ़ा रहा हूं, पढ़ाते पढ़ाते स्किल्स जनरेट हो गई, तो जैसे ही स्किल्स जनरेट हो रही है, तो मैं अब राइट क्लेम कर सकता हूं कि इस स्किल के बेस पे अब मेरे को प्रिंसिपल बनाया जाए, इस स्किल के बेस पे मुझे अब वाइस चांसलर बनाया जाए, इस स्किल के बेस पे मुझे कुछ हायर यूजीसी में कोई पोस्ट दी जाए। तो यू आर क्लेमिंग द राइट टू गेट एन अपॉर्चुनिटी ऑन द बेस ऑफ द स्किल्स विच यू एक्वायर्ड while performing your duties। आप इसी के बेस पे राइट टू एजुकेशन, राइट टू अपॉर्चुनिटीज आप डिमांड करते हो, उसके बेस पे लॉज बनाए गए। सो आप लोग देखिए, आप इस ड्यूटी को परफॉर्म करोगे, तब जाके आप राइट क्लेम कर पाओगे। ऐसी जो तीसरी ड्यूटी है कि भाई, जो आपके जो पेरेंट्स है, उन पेरेंट्स के प्रति आपकी जो ड्यूटी है, वो ये है कि आप भी फैमिली मेंटेन करो, आपके भी बच्चे हो, फैमिली सिस्टम डेवलप करो। फैमिली में पेरेंट्स भी साथ में रहेंगे, आपको पेरेंट्स के मेंटेनेंस का भी ख्याल रखना है। तो जब आप ये करोगे, तब जाके ही आप क्लेम कर सकते हो कि हाँ, अब मुझे आई विल हैव अ राइट टू सक्सेशन, आई विल हैव अ राइट टू इनहेरिटेंस। जो आप लोग बोलते हैं प्रॉपर्टी चाहिए, सक्सेशन चाहिए, इनहेरिटेंस चाहिए, वो आपको तभी मिलेगा जब आप इस ड्यूटी को परफॉर्म करोगे, पितृऋण जिसको बोला जाए। लुक एट द इकोसिस्टम। आज कंटेम्प्रेरी कॉन्टेक्स्ट में सिर्फ राइट्स की बात होती है, ड्यूटीज की बात नहीं होती, लेकिन यहां पे बोल रखा है, जैसे फैमिली लॉ से रिलेटेड जितने भी लॉज है, लॉज ऑफ सक्सेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, आपको वो लॉज क्यों बने? क्योंकि आपने राइट क्लेम किया। और राइट क्लेम कब कर पाओगे आप? जब आपने ये ड्यूटी परफॉर्म की है, तभी क्लेम कर पाओगे। अगर आप अपने पेरेंट्स का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, अपनी फैमिली का मेंटेनेंस नहीं कर पा रहे, तो आपका कोई राइट नहीं बनता कि आप अपने पेरेंट्स से ये कहो कि प्रॉपर्टी में मुझे प्रॉपर शेयर दिया जाए। दिस इज द एंशिएंट इंडियन लीगल सिस्टम। आज ऐसा नहीं है, आज तो वो मैंडेटरी राइट आपको दे दिया गया, इररेस्पेक्टिव ऑफ योर ड्यूटीज। सो अब देखिए, ये इकोसिस्टम हमारे सामने बन चुका है, ड्यूटीज है,
तभी आपको राइट्स मिलेंगे और उसके बेस पे लॉज बनते हैं, लॉफुली इन राइट्स को आप क्लेम कर सकते हो। सो अब इस इकोसिस्टम को मीमांसा ने इंटरप्रिटेशन के लिए भी बेस बनाया। उन्होंने बोला कि जब भी आपके सामने कोई भी ऐसा प्रोविजन आए, कोई भी ऐसा प्रोविजन आए, देखिए ये ऑब्जेक्ट तय हो गया अब हमारे सामने, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि अलग अलग जो एक्ट है, प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते समय आपके पास एक ऑब्जेक्ट होना चाहिए। तो सिमिलरली एंशिएंट इंडियन लीगल सिस्टम ने अपने सामने जितने भी रूल्स और प्रोविजंस है उस समय के, उनको इंटरप्रेट करने के लिए एक ऑब्जेक्ट सामने रख दिया। ऑब्जेक्ट ये है कि यू कैन गेट द सोशल वेलफेयर थ्रू परफॉर्मिंग ड्यूटीज। दैट इज द ऑब्जेक्ट विच वॉज सेटल्ड डाउन बाय द एंशिएंट इंडियन लीगल सिस्टम, मीमांसा में। ये ऑब्जेक्ट है हमारे पास, ड्यूटीज करोगे सोशल वेलफेयर मिलेगा, ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है। अब देखिए, अब आगे जाके फिर मीमांसाकार ने क्या किया, अब उन्होंने बोला कि कोई भी, जैसे मान लीजिए अब आपके सामने कोई प्रोविजन आ गया, उस प्रोविजन को इंटरप्रेट अगर आपको करना है, तो उसको इंटरप्रेट करते समय मान लीजिए दो पॉसिबल कंस्ट्रक्शन है, दो पॉसिबल इंटरप्रिटेशन है, मैंने एक बोल दिया, दूसरे ने एक बोल दिया। तो अब कोर्ट क्या करेगी, कोर्ट किस इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करेगी? कोर्ट उस इंटरप्रिटेशन को एक्सेप्ट करेगी जिसमें इन ड्यूटीज को परफॉर्म, इन ड्यूटी की परफॉर्मेंस या इन ड्यूटी का एग्जीक्यूशन जिसकी मैंने बात की, वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। मान लीजिए एक प्रोविजन है, अब उस वो इनहेरिटेंस से रिलेटेड है, अब उस प्रोविजन के दो इंटरप्रिटेशन कर दिए। एक इंटरप्रिटेशन ये बोल रहा है कि अगर पेरेंट्स का ख्याल रखा जाएगा तो आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, और दूसरा इंटरप्रिटेशन है कि पेरेंट्स का ख्याल रखो या नहीं रखो, आपको प्रॉपर्टी राइटफुली मिलेगी। तो कोर्ट इसमें से कौन सा इंटरप्रिटेशन लेगी? फर्स्ट वाला। क्यों? क्योंकि हमने पहले से तय कर रखा है कि हमारा जो लीगल इकोसिस्टम है, वो लीगल इकोसिस्टम थ्री ड्यूटीज त्रय रण पे आधारित है, और उन ड्यूटीज को डिस्चार्ज करना ही ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर आप लोग चाहते हो कि आपको ये राइट मिले, तो आप वो कंस्ट्रक्शन की तरफ जाओ, वो इंटरप्रिटेशन की तरफ जाओ जो आपको कंपेल कर रहा है, जो आपको इन्फोर्स कर रहा है, जो आपको इंस्पायर कर रहा है ड्यूटीज को परफॉर्म करवाने में, इन तीन ड्यूटीज को या कोरिलेटिव ड्यूटीज को। लुक एट द ब्यूटीफुल सिस्टम। आपको बाद में थोड़ी याद दिलाया जा रहा है कि ये ड्यूटी है, वो है, आप अच्छा राइट आया तब ड्यूटी आई, नो, दैट्स ऑलरेडी सेटल्ड डाउन कि दीज आर द ड्यूटीज। राइट्स चाहिए तो ये ड्यूटीज फॉलो कीजिए। और कोर्ट में अगर किसी प्रोविजन के इंटरप्रिटेशन से रिलेटेड डिस्प्यूट रेज हुआ, तो उसमें भी हम लोग उस इंटरप्रिटेशन को प्रेफरेंस देंगे जो इंटरप्रिटेशन इन तीनों ड्यूटीज को डिस्चार्ज करवाने के लिए इंस्पायर कर रही आप, पितृऋण, ऋषि ऋण वगैरह। और उसके बेस पे बहुत सारे लॉज डेवलप किए गए बाद में, लॉ ऑफ गिफ्ट, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, लॉ ऑफ सक्सेशन, जितने भी लॉ है, एनवायरमेंटल लॉ, आप उठा के देख लीजिए सारे लॉज। ये सारे लॉज बेसिकली कहीं ना कहीं आपको राइट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन इन राइट्स को लॉफुली अगर आपको चाहिए तो एंशिएंट लीगल सिस्टम बोलता है यू विल हैव टू रिलाई, यू हैव टू परफॉर्म दीज थ्री ड्यूटीज, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और प्रोविजंस का भी कंस्ट्रक्शन करते समय आप अगर क्लेम कर रहे हो कि नहीं सर ये तो मुझे राइटफुली मिलना चाहिए, तो कोर्ट बोलेगी रुको, आपको जिस प्रोविजन के थ्रू आप ये राइटफुली क्लेम कर रहे हो, हमें देखने दो उसका कौन सा इंटरप्रिटेशन है जो आप पे फिट बैठेगा। अगर वो इंटरप्रिटेशन फिट बैठेगा जिसमें आपको कंपेल किया जा रहा है कि आपने ये ड्यूटी परफॉर्म करनी, तभी जाके आपको ये राइट मिलेगा, अदरवाइज नहीं। सो ये बेसिक था, ये की इंटरप्रिटेशन था, ये की इंटरप्रिटेशन जिसके बेस पे ये सारी चीजें हो रही है। अगर आप लोग देखिए, इसको मैं थोड़ा सा कनेक्ट करता हूं, जैसे अगर आप लोग देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में भी होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस को अगर आपको इंटरप्रेट करना है, तो उसमें प्रियम्बल में जो मेजर जो प्रिंसिपल्स है, प्रियम्बल में जो ऑब्जेक्ट्स जो लिखे हुए,
उनको बेस बना के हम बाकी प्रोविजंस को इंटरप्रेट करते हैं। केशवानंद भारती में भी बोला गया, इट्स अ की ऑफ इंटरप्रिटेशन, प्रियम्बल इज अ की ऑफ इंटरप्रिटेशन। तो सिमिलरली जो उस समय की जो प्रोविजंस है, उन प्रोविजंस को इंटरप्रेट करने के लिए, जो हमारे पास की इंटरप्रेटिंग रूल्स जो था, वो ये 3 ड्यूटीज थी। दिस इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कंटेम्पररी लीगल सिस्टम, जहां पे हम कॉन्स्टिट्यूशन, स्टैट्यूट्स या किसी भी प्रोविजन को इंटरप्रेट करते समय मोस्टली जो बेसिक जो प्रियम्बल के जो ऑब्जेक्ट है उन पे रिलाई करते हैं। सिमिलरली वो भी बोल रहा है कि आपको ऑब्जेक्ट पे रिलाई करना, और ऑब्जेक्ट क्या है, दैट इज अ फिक्स 3 ड्यूटीज। इस 3 ड्यूटीज में लगभग सारा सब कुछ कवर हो जाता है। इसके बाद जो अब नेक्स्ट जो हमारे लिए जो आता है एस्पेक्ट, अच्छा, इन 3 ड्यूटीज के साथ बाद में महाभारत में एक और एक ड्यूटीज भी ऐड की गई जो इंटरप्रिटेशन के लिए यूज होती है, दैट इज समाज ऋण। समाज ऋण, जिसके बेस पे ये था कि जो भी पब्लिक गुड्स है उनका यूज करते समय उसको कैसे यूज करना, उसको सस्टेनेबल तरीके से आपको यूज करना चाहिए। क्योंकि अगर आप, इस समाज ने आपके लिए पब्लिक गुड्स अगर तैयार किए हैं, सोसाइटी ने पब्लिक गुड्स तैयार किए, तो आपको इन गुड्स को सस्टेनेबल वे में यूज करना चाहिए, तभी यू कैन क्लेम ओवर दीज पब्लिक गुड्स। जो सस्टेनेबिलिटी के गोल्स वगैरह जो आजकल हमारे सामने आते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने डिस्कस की। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आता है वो ये है कि भाई हमने ये बात तो कर ली कि ये बेस ये है, और हमें इंटरप्रेट किसको करना है, हमें उन प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना है जो धर्म में है, वेदों में है, जो स्मृति में है, और बाद में पुराण भी लिखे गए। पुराण में भी चीजों को थोड़ा सा सरल करके लिखा गया है। इन सब में जो प्रोविजंस, जो सूत्र, जो फॉर्मूला, इनको बेसिकली इंटरप्रेट करना है, और इसके लिए हमारे पास जो इंटरप्रिटेशन के रूल्स है वो मीमांसा में है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर, धर्म है, श्रुति है और पुराण है, ये 3 डॉक्यूमेंट है जिसमें हमने, सॉरी, वेद है, श्रुति है, वेद है, स्मृति है एंड पुराण है। वेद को श्रुति भी बोला जाता है, और जितनी भी स्मृति या धर्मशास्त्र है उसको हम स्मृति बोलते हैं, और पुराण, ये 3 मान लीजिए मेजर सोर्सेज है। इनके प्रोविजंस को इंटरप्रेट करना है। बट एक क्वेश्चन हमारे सामने पहला जो मीमांसाकार ने खुद ने रेज किया है, उन्होंने ये बोला कि इन तीनों में से किसको इंपॉर्टेंस देनी, ये भी एक बड़ा क्वेश्चन है। इंटरप्रेट करते समय ये 3 डॉक्यूमेंट अगर हमारे सामने है, जैसे मान लीजिए अगर सेल्स ऑफ गुड एक्ट उठा लीजिए या कोई और एक्ट उठा लीजिए, उस वो अलाउ करता है किसी अथॉरिटी को ऑर्डर निकालने के लिए। सेल टैक्स ऑफिसर को सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अलाउ करता है कि आप सेल से रिलेटेड जो भी रेट्स है वो आप डिसाइड कर सकते हो, इसके लिए आप ऑर्डर निकाल सकते हो। तो मान लीजिए महाराष्ट्र में सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की मदद से जो भी सेल्स टैक्स ऑफिसर है उन्होंने एक ऑर्डर निकाला। अब उस ऑर्डर को चैलेंज किया गया, तो उस ऑर्डर की वैलिडिटी देखने के लिए आप किसके पास जाओगे? पहले सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की वैलिडिटी चेक की जाती है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की वैलिडिटी के थ्रू उस ऑर्डर की वैलिडिटी चेक होगी। और मान लीजिए उसने बोला कि नहीं सर, सेल्स ऑफ गुड एक्ट भी गलत है, तो उस केस में आप क्या करोगे? फिर आप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से भी आगे बढ़ोगे, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन की मदद से आप लोग तय करोगे कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट इस मामले में ठीक है या नहीं। तो ऑर्डर, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड देन कॉन्स्टिट्यूशन। ऑर्डर की वैलिडिटी सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट से, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की वैलिडिटी कॉन्स्टिट्यूशन से चेक की जाएगी। कॉन्स्टिट्यूशन बेस है, फिर एक्ट है, फिर ऑर्डर है। तो सिमिलरली मीमांसाकार ने बोला है कि अगर आपको इन तीनों के बीच में कहीं कॉन्फ्लिक्ट या आपको अथॉरिटी ट्रेस आउट करनी है, तो आपके पास जो सीक्वेंस है वो ऐसे होगा: वेद, सबसे पहले वेद, वेद इज द बेस, देन आपका जो स्मृतिज है, जितने भी मनुस्मृति वगैरह जो भी है वो, एंड फाइनली पुराण। इस कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने के लिए जैसे बोला गया है कि श्रुति स्मृति पुराणा विरोधो यत्र दृश्यते तत्र श्रोतम प्रमाण तू तर्योद्रेदे स्मृति वरा। When there is a conflict between the Vedas, the Smritis and the Puranas, the Vedas should prevail, and as between the Smriti and the Puranas, the Smritis are superior. जब आपको इन तीनों के बीच में
यस, जब आपको इन तीनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट दिखे तो आपको प्रेफरेंस किसे देना है? आपको प्रेफरेंस देना है वेद को, फिर स्मृति को, और फिर लास्ट में पुराण। अब ये ठीक है, ये आपको बता दिया गया है कि वेद सबसे बेस है, बेसिक 9, फिर आपके स्मृति, और फाइनली पुराण। लेकिन मीमांसाकार यहां भी नहीं रुके, जेमिनी और उनके ऊपर कमेंट्री लिखने वाले लोग यहां नहीं रुके, वो और थोड़ा सा आगे और परफेक्शन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ये चेक कर रहे हैं कि भाई आपने ठीक है, आपने वेद वेद को बोल दिया कि भाई ये यस, कि आपने ये बोल दिया कि ये जो वेद वगैरह जो है ये, जस्ट ए मिनट, यस। तो अगर आपने ये बोल दिया कि ये जितना भी जो है ये बेसिकली वेद, और जो भी आपका ये जो कॉन्सेप्ट है कि भाई वेद है, फिर स्मृति है, और फिर लास्ट में पुराण। तो अब इसमें एक क्वेश्चन और रेज होता है कि आप इस स्मृति जो भी है, इस स्मृति को अथॉरिटी क्यों मान रहे हो? ये क्वेश्चन है, या किस समय स्मृति को अथॉरिटी माना जाएगा? ये बड़ा क्वेश्चन है, रेज है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रेज होता है। तो इस पे इसको थोड़ा सा ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए इस पे कहा गया है कि धर्मस्य, जैमिनी पहले बोलते हैं कि धर्मस्य शब्द मूलत्वादश शब्द मनपेक्ष स्यात्, धर्मस्य शब्द मूलत्वाद शब्द मनपेक्ष स्यात्। It means it as much as dharma is based upon the Vedas, what is not in the Vedas should be disregarded. That's very important. In as much as dharma is based upon the Vedas, what is not in the Vedas should be disregarded. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आपको ये बताया जा रहा है कि जो भी धर्म में नहीं लिखा हुआ, जो स्मृतियों में या कहीं भी कुछ लिखा हुआ जो धर्मा के साथ डिसरिगार्ड हो रहा है या वेद के साथ डिसरिगार्ड हो रहा है, वो धर्म नहीं है, वो ठीक नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि आपके यहां जो अथॉरिटी है, यानी स्मृति है, स्मृतियों में जो लिखा हुआ है वो अथॉरिटी कब होगा? वो तब अथॉरिटी होगा जब उस स्मृति में लिखा हुआ कुछ भी कंटेंट, इट कैन बी inferred from the known text of Vedas। जैसे स्मृति में कुछ लिखा हुआ है, प्रोविजन में कुछ लिखा हुआ है, और आपको चेक करना है कि ये ठीक है या नहीं, ये वैलिड है या नहीं, ये ऑथोराइज रूल है या नहीं, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको वेद की तरफ जाना पड़ेगा, और वेद में जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं, वेद में जो कुछ लिखा हुआ है, उससे उसको कंपेयर करके देखना पड़ेगा। अगर उसके साथ वो कंपेरेबल है तो इसका मतलब है कि उसके साथ कंसिस्टेंट है, तो इसका मतलब कि स्मृति में जो चीज लिखी हुई है वो ऑथोराइज है। वेद से आपको कंपेयर करना पड़ेगा। लेकिन अब पॉइंट यहां पे ये है कि सर वेद जो है वो बेसिक है, वेद इज ए बेसिक, इट्स लाइक ए कॉन्स्टिट्यूशन। आप उससे कंपेयर करोगे, जैसे कोई स्टैच्यूट है, अगर उस स्टैच्यूट से रिलेटेड, उस स्टैच्यूट की वैलिडिटी
पे क्वेश्चन किया जाता है। जैसे स्मृति में कुछ लिखा हुआ उसकी वैलिडिटी पे क्वेश्चन करना इज इक्वल टू स्टैट्यूट में कुछ लिखा हुआ उस पे क्वेश्चन करना, उसकी वैलिडिटी, इसकी ऑथोरिटी चेक करनी है। तो जब आप स्टैट्यूट की ऑथोरिटी को आप चेक करना होगा तो उसको कहां ढूंढने की कोशिश करेंगे? एक नॉन डॉक्यूमेंट में, नॉन ग्रैंड नॉर्म में, दैट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सिमिलरली आप स्मृति का जो नॉन डॉक्यूमेंट ग्रैंड नॉर्म है वो है वेद, आप वहां जाओगे। अब कोर्ट क्या करती है इन मामलों में? कोर्ट एक पहले से प्रिजम्पशन लेके चलती है कि स्टैट्यूट में जो भी कुछ लिखा हुआ है ना, अगर आप किसी भी एक्ट को जो पार्लियामेंट ने बनाया उसको अगर आप लोग चैलेंज करेंगे कोर्ट में, तो कोर्ट एक प्रिजम्पशन लेके चलती है कि वॉट एवर इज रिटन इन स्टैट्यूट इज इन कन्फर्म, इज इन कंसिस्टेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। प्रिजम्पशन लेके चलती है कि जो आपने पार्लियामेंट स्टैट्यूट में लिखा है वो कॉन्स्टिट्यूशन से मैच होता हुआ है, ये प्रिजम्पशन है। तो सिमिलरली स्मृति के मामले में एक प्रिजम्पशन अटैच होती है, एक प्रिजम्पशन है। प्रिजम्पशन ये है कि वॉट एवर इज रिटन इन स्मृति that is inferred, that is consistently inferred from the non text of the Vedas। अगर आप वेदास के जो नॉन टेक्स्ट है जो आपके सामने लिखे हुए उससे उसके उससे उससे लगभग लगभग ये प्रिजम्पशन मान के चला जाता है कि उसके मैच मैच में ही होगा। जो आज का जुडिशियल प्रोसेस होता है उसमें भी यही फॉलो होता है, सेम ऐसा ही बोल रहा है वो भी। स्मृति की ऑथोरिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि हाँ भाई वो जो टेक्स्ट वेद में लिखा हुआ है उसके इन लोगों ने उसको ध्यान में रख के ही बनाया होगा, ये प्रिजम्पशन अटैच की जाती है। जैसे मैं एक जेमिनी ने जो बोला है उसके बारे में बता रहा, अपि वा कृत सामान्यता प्रमाण मनुमान शात विरोधे त्वनपेक्ष त्याद सती यूनमानम। मैं इंग्लिश इसका ट्रांसलेशन बताता हूं। द स्मृति इज अ प्रमाण, trustworthy authority, as there would be an inference, that is a presumption of its having as basis in the Vedas। स्मृति अपने आप में अथॉरिटी है, क्यों? क्योंकि हम लोग मान के चल रहे हैं, एक प्रिजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इसको वेद से ही इन्फर किया गया है, जो रूल बनाया गया स्मृति का। सेकंड, प्रोवाइडेड where there is a conflict between the Veda and a Smriti rule, the Smriti rule should be disregarded because the presumptions hold good only when there is no conflict। अगर आपको लग रहा है कि स्मृति और वेद में कॉन्फ्लिक्ट है, तब आप स्मृति की ऑथोरिटी को कंसीडर नहीं करोगे, तब ये प्रिजम्पशन से रिबट हो जाएगी और उस केस में वेद को इंपॉर्टेंस दी जाएगी। जैसे अगर कोर्ट होती है, कोर्ट भी प्रिज्यूम करके चलती है, प्रिजम्पशन लेके चलती है कि आपने जो भी लॉ बनाया, पार्लियामेंट ने जो भी लॉ बनाया वो अपने आप में ठीक है, लेकिन कोर्ट इस प्रिजम्पशन को लॉन्ग टाइम होल्ड नहीं करती है। अगर पार्टी ने ये प्रूव कर दिया, पेटिशनर ने ये बोल दिया कि इस एक्ट में वो चीजें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन के फेडरलिज्म के अगेंस्ट है, तो उस कोर्ट केस में कॉन्स्टिट्यूशन विल प्रिवेल और वो जो पार्लियामेंट्री जो लॉ है उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया जा सकता है, वो प्रिजम्पशन साइड में कर दी जाएगी। ये जुडिशियल प्रोसेस का पार्ट है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मैटर में जुडिशियल प्रोसेस का ही पार्ट है। सिमिलर वो बोल रहा है हमारा जेमिनी, वो भी ये बोल रहा है कि जनरली प्रिजम्पशन रहेगी कि स्मृति में जो लिखा है वो ठीक है, लेकिन अगर चैलेंज किया जाता है और पता चल रहा है कि स्मृति और इन दोनों में कॉन्फ्लिक्ट है, तो उस केस में जो वेद है उसको प्रेफरेंस दी जाएगी और स्मृति वाला जो भी पार्ट है उसको डिसरिगार्ड कर दिया जाएगा। जैमिनी लिखा हुआ मीमांसा में ये सब। थोड़ा सा और आगे बढ़े, बहुत इंटरेस्टिंग। जैसे एक जो इसी से रिलेटेड एक और एक एस्पेक्ट जो मैंने अभी आपको बताया कि ये जो प्रिजम्पशन है ये लॉन्ग टाइम होल्ड नहीं की जा सकती। हमेशा ये मान के नहीं चला जाएगा कि स्मृति इज ऑलवेज इन ऑल केसेस बिकम ऑथोरिटी, नहीं। स्मृति में जो लिखा हुआ है अलग अलग स्मृतियों में, वो अगर कंसिस्टेंट है वेद के प्रिंसिपल से, उस केस में ये भी हो सकता है। देखिए वेद में बहुत सारी जो चीजें है ना, वेद में लिखी हुई है और हमें नॉन है, पर बहुत कुछ चीजें ऐसी है जो कुछ ऐसे वेद है जो हम लोग ट्रेस आउट नहीं कर पाते हैं या हमारे सामने नहीं है, तो उस केस में ये मान के चला जाता। अब देखिए, अब बहुत इंपॉर्टेंट है, उस केस में आपको ये लोग मान के चलते हैं मीमांसा का कि अगर स्मृति के प्रोविजंस
इन 3 ड्यूटी से भी मैच हो रहे हैं जिनकी मैंने अभी बात की थी। अगर किसी भी प्रोविजन में वो सारी ड्यूटीज फुलफिल हो रही है जिसके बारे में थोड़ी देर पहले जैमिनी ने बात की, 3 ड्यूटीज, तो भी हम मान के चलेंगे कि प्रोविजन अपने आप में, स्मृति का प्रोविजन ऑथराइज है, क्योंकि ये लगभग वही ड्यूटी है जो वेद में भी किसी न किसी तरीके से लिखी गई थी और बताई गई थी। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपके वेद ट्रेस आउट नहीं हो पा रहे, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप नहीं ट्रेस आउट कर पा रहे हो टू चेक आउट द अथॉरिटी ऑफ द स्मृति, बट उस केस में अगर आप चेकआउट नहीं कर पा रहे हो तो बस आप ये देख लो कि इन 3 ड्यूटीज के साथ मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर इन 3 ड्यूटीज के साथ मैच हो रहा है वो स्मृति का प्रोविजन, तो आप मान के चलोगे कि वो ऑथोराइज है और वो वेदास के साथ कंसिस्टेंट है, क्योंकि वेद ने ही लगभग लगभग इन सारी ड्यूटीज के बारे में आपको पहले से बता रखा है, भले आप वेद को ट्रेस आउट नहीं कर पा रहे हो। जरूरी थोड़ा है कि हर बार कोई भी चीज एक्सप्रेसली ही ढूंढी जाए बेसिक डॉक्यूमेंट से। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इंप्लाइडली भी इन्फर की जाती है। धर्म आपके हर एस्पेक्ट में, ह्यूमन एक्टिविटीज की, और धर्म ये सारी ड्यूटीज की बात करता है। तो अगर आप का स्मृति का भी प्रोविजन, स्मृति के रूल्स, स्मृतियां अगर इन ड्यूटीज को फुलफिल करती हुई दिख रही है, तो आप मान के चलोगे कि ये जो प्रोविजन है वो ठीक है, इंटरप्रिटेशन इस तरीके से भी किया जा सकता है। अब जैसे एक और रूल है इसी से साथ में, स्मृति रूल इनवैलिड फॉर इम्प्रॉपर मोटिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट। अब स्मृतियां अगर वेद के साथ कंसिस्टेंट है, यह स्मृति जो भी बनाई गई उसके साथ एक प्रिजम्पशन है कि वो वेदों के साथ मैच होती हुई है, इसलिए ठीक है, बट ये प्रिजम्पशन फॉर एवर नहीं, इसको रिबट किया जा सकता है। कंडीशन ये है कि अगर आपको ये लग रहा है कि स्मृति में जो रूल्स ड्राफ्ट किए गए हैं, वो रूल्स, स्मृति में जो रूल्स ड्राफ्ट किए गए, अगर वो रूल्स प्रोविजन किसी भी तरीके से इम्प्रॉपर मोटिव के साथ ड्राफ्ट किए गए, अगर स्मृतियां बाद में बनी है, ध्यान रखिएगा, अगर वो इम्प्रॉपर मोटिव के साथ ड्राफ्ट की गई है, तो इसका मतलब ये है कि आपको आप उन स्मृति के रूल्स को डिसरिगार्ड कर सकते हो। जैसे मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल बताता हूं, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। सबर भाष्य जो है उसमें कुछ एग्जाम्पल बताए गए जिसमें उन्होंने स्मृति के कुछ रूल्स को, स्मृतियों के रूल्स को डिसरिगार्ड कर दिया, साइडलाइन कर दिया कि ये ठीक नहीं है, वेद के साथ मैच नहीं हो रहे। कैसे, देखिए, एक स्मृति है, उसमें एक रूल आता है, मैं डायरेक्टली इंग्लिश वाला रूल बता रहा हूं आपको। द होल द होल ऑफ एन औदुंबरा पोस्ट, piece of wood from the Audambra tree used in a religious ceremony should be covered by cloth। बहुत इंटरेस्टिंग कि जब भी आप कोई यज्ञ कर रहे हो, उस यज्ञ को करते, दैट इज द रूल, कि आप, ह्यूमन कंडक्ट है, ये भी एक ह्यूमन कंडक्ट है कि भाई अगर आप घर में कोई यज्ञ कर रहे हो, कोई रिलीजियस सेरेमनी में सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो उसको करते समय, दैट रूल है, स्मृति में ये लिखा हुआ, तो उसको करते समय आपको जिस लकड़ी का यूज करना चाहिए, वो आहुति देने के लिए वगैरह के लिए जो भी कहिए, तो आपको जो यूज करनी चाहिए वो एक औदुंबरा पोस्ट होती है। एक औदुंबरा एक पेड़ है, स्पीसीज है ना, आपको उसका वो उसके लकड़ी का टुकड़ा यूज करना चाहिए, और दैट शुड बी कवर्ड बाय क्लोथ, वो पूरा एक कपड़े से कवर्ड होना चाहिए, दैट इज द रूल यज्ञ करते समय। अब स्मृतिकारों ने ये रूल बना दिया, इसका मतलब हम लोग फॉलो करेंगे, लेकिन सबर भाष्य जिन्होंने मीमांसा लिखी है, उन्होंने मीमांसा पे कमेंट्री लिखी है, उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये जो रूल है वो वेदा के साथ कंसिस्टेंट है या नहीं, क्या ये रूल वेद के अकॉर्डिंगली ड्राफ्ट किया है कि नहीं किया गया है, बेसिक नॉर्म के अकॉर्डिंग ड्राफ्ट किया है या नहीं किया गया। तो उन्होंने कैसे चेक किया, उन्होंने श्रुति यानी जो भी हमारे वेद उपनिषद है उसमें ढूंढने की कोशिश की, और वहां उनको एक चीज मिली, वो स्टेटमेंट भी इंग्लिश में पढ़ रहा हूं आपके लिए। वन शुड सिंग अ समन टचिंग द औदुंबरा पोस्ट। यज्ञ करते, मतलब सिंपल बोला गया कि एक व्यक्ति जो है उसको
यज्ञ से रिलेटेड कोई भी प्रोसेसेस करते समय एक कोई जो समन है या कोई मंत्र है, अगर उसको गा रहा है तो गाते समय औदुंबरा का जो लकड़ी है जिसके थ्रू वो यज्ञ कर रहा है वो उसके हाथ को टच होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वन शुड सिंग अ समन टचिंग द औदुंबरा पोस्ट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्मृति क्या बोल रहा है कि उसको कपड़े से कवर करो यज्ञ करते समय, और वेद बोल रहा है कि आप जब भी वैदिक क्रियाएं कर रहे हो तो आपका जो जो वो लकड़ी है ना वो आपके हाथ में टच होनी चाहिए। तो आप मुझे ये बताइए कि अगर आप उसको कपड़े से कवर कर देंगे तो क्या वो आपके हाथ से या आपकी स्किन से टच हो पा रहा है? नो। इसका मतलब ये है कि वेद जो बोल रहा है स्मृति वो नहीं बोल रही है। इसका मतलब ये है कि स्मृति में जो लिखा है किसी ने किसी स्मृतिकार ने या किसी भी पर्सन ने जब ये रूल बनाया होगा बाद में, तो वो रूल शायद सेल्फ मोटिव से बनाया गया है, सेल्फ इंटरेस्ट से बनाया गया है। वो ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि मुझे यज्ञ के लिए यज्ञ के प्रोसेस को कंप्लीट कराने के लिए बुलाया गया था, और मैंने उनको बोल दिया कि नहीं, ये जो औदुंबरा पोस्ट है वो पूरे कपड़े से कवर होगी क्योंकि रूल बना हुआ है। और यज्ञ में लगभग ये बोला जाता है कि यज्ञ के बाद जितनी भी जो चीजें यज्ञ कराने वाले को मिल जाती है। तो वो शायद सेल्फ इंटरेस्ट सेल्फ मोटिव था उसका, एक जिसे जिसे हम लोग बोलते हैं इम्प्रॉपर मोटिव है। वो लालच आ गया उसके मन में कि मेरे को यज्ञ के लिए बुलाया गया और मैं यज्ञ से रिलेटेड सारी चीजें घर लेके जाऊं, इसके लिए एक रूल बना दिया गया कि जो पोस्ट है उसके ऊपर वो कपड़ा, वो कपड़े से कवर होना चाहिए। लेकिन वैदिक इंजंक्शन क्या बोल रहा है कि आप करते समय आपके हाथ उनसे टच होने चाहिए ताकि वो जो वेव्स है वो वहां तक पहुंचे। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो स्मृति का रूल है वो इम्प्रॉपर मोटिव के साथ आपने बनाया, वेदों के साथ मैच नहीं हो रहा है, तो इसे डिसरिगार्ड किया जाना चाहिए। इसलिए आगे लिखते हैं सबर भाष्य, प्रमाणाया स्मृतो स्पर्शन व्यामोह स्पर्शने प्रमाणे स्मृति व मोह। If the Smriti rule is right, then the touching is wrong. And if the touching is right, then the Smriti is wrong. बहुत प्रॉपरली उन्होंने बोला कि अगर आप स्मृति रूल को ठीक बोल रहे हो तो इसका मतलब है कि वेद में जो बोला गया है टच करने वाली बात वो गलत होगी, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। वेद में जो लिखा वो गलत नहीं हो सकता। इसको आगे और क्लियर करते हैं कि तस्मादुक्त श्रुति विरुद्धा स्मृतिरा प्रमाण मिति अतस्व सर्ववेष्टनादि नादरणीयम। Consequently, what has been said in the Smriti regarding the covering of the whole post has to be disregarded. यानी स्मृति में जो पोस्ट को कवर करने की बात की गई है उसको डिसरिगार्ड आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वेद इज द बेसिक नॉर्म, बेसिक लॉ है, आपको उसके अकॉर्डिंग ही करना पड़ेगा। स्मृति कब ऑथराइज है और कब कब उसको अथॉरिटी कंसीडर करना है और कब नहीं करना है, इससे रिलेटेड जो रूल्स है इंटरप्रिटेशन के, उसके बारे में सबर भाष्य में लिखा हुआ है। आज भी हम लोग यही तो करते हैं कि आपके जो टेक्स्ट है, जो भी इंपॉर्टेंट जो टेक्स्ट है, स्टैट्यूट्स है, जितने भी जो स्टैट्यूट्स है, वो स्टैट्यूट्स कब वैलिड होंगे उसकी वैलिडिटी चेक करने के लिए आप लोग रेफर करते हो किसको? आप लोग रेफर करते हो कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक नॉर्म्स को। तो वही चीज की जा रही है यहां पे भी, सेम प्रोसेस है, वो आपको आप ट्रेस आउट कर सकते हो। इसके साथ अगर आप और थोड़ा सा आगे देखें, एक और एक इसी तरह का एक रूल है, वर्ल्डली मोटिव रेंडर्स द स्मृति रूल्स इनवैलिड। अगर आपने स्मृति का कोई भी रूल्स अपने पर्सनल इंटरेस्ट या किसी वर्ल्डली मोटिव को परफॉर्म करने के लिए अगर आपने कोई रूल बनाया स्मृति का, तो उसको भी डिसरिगार्ड किया जा सकता है, उसको भी डिसरिगार्ड किया जा सकता है। जैसे आप, एक रूल है, वैश्यजन होम्य वासोध्व युग्य हाथी। इंग्लिश में इसका सिंपल बता मीनिंग, वर्ल्डली मोटिव रेंडर्स द स्मृति रूल इनवैलिड। जैसे एक एग्जांपल है, फिर से स्मृति का एक रूल है, द क्लोथ यूज एट द वैसर्जना होम इज टू बी टेकन बाय द अद्वैर्यु प्रिस्ट। सिंपल मीनिंग कि यज्ञ में जो भी आप जो क्लोथ यूज करते हो है ना, उसको प्रिस्ट लेके जाएगा अपने घर, जो करने वाला। ये स्मृतिकारों ने रूल बनाया। अब इसके बेस पे जेमिनी
बताते हैं। अप्रमाण स्मृति अत्रान्य मूलम लोभदाचरितवन्तः केचित् ततः एषा स्मृति उपपन्नतरः चैतत वैदिक वचन कल्पनात्। इंग्लिश ट्रांसलेशन आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं इसमें। ये मीमांसा दर्शन जो जैमिनी लिखा उसका है और इंग्लिश ट्रांसलेशन। द सिद्धांत व्यू हाउएवर इज दैट such smriti rules cannot be regarded as authoritative because at the root of these there is something totally different from motives of dharma. The fact being that some people did such an act through greed and this gave rise to the smriti rule. This view is more reasonable than the assuming of the Vedic text in their support. Means कि आप सिंपली बोल रहा है कि धर्म की तरफ अगर आप लोग जाएंगे तो धर्म में कभी भी इस तरह की कोई चीज रिफ्लेक्ट होती नहीं दिखी है जिसमें आपको ये बताया जा रहा हो कि आप वेद में यज्ञ में जो भी चीजें यूज हो रही है वो स्पेशली कपड़ा वगैरह वो प्रीस्ट लेके जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला कि इस तरह की कोई कोई जो चीजें हैं वो वेद में रिफ्लेक्ट होती नहीं दिख रही हमें। इसका मतलब ये है कि आप वेद में जो धर्म लिखा हुआ है उसके मोटिव से बियॉन्ड पर्सनल ग्रीड से रिलेटेड मोटिव्स को फुलफिल करने के लिए स्मृति में कुछ इस तरह के रूल्स बना रहे हो, ऐसे रूल्स को भी डिसरिगार्ड किया जाएगा। तो आप ये देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से आज हम लोग बोलते हैं कि पार्लियामेंट्री लॉज, अगर कोई इस तरह का कोई पार्लियामेंट्री लॉज या स्टेट लेजिस्लेचर ने कोई एक ऐसा लॉ बनाया जिसमें पर्सनल इंटरेस्ट, पर्सनल ग्रीड, सेल्फिश मोटिव अगर वो इंक्लूड हो तो ऐसे सारे लॉज या उन लॉज के प्रोविजन को डिसरिगार्ड किया जा सकता है ऑन द बेस ऑफ द अजम्पशंस कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी इस तरह की कोई चीज नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में जिस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन में इंडिविजुअल इंटरेस्ट को नेगेटिवली फुलफिल करने के लिए कोई प्रोविजन नहीं है, वो सोशल वेलफेयर की बात करता है सबके लिए। कॉन्स्टिट्यूशन इस वे में बात करता है और कॉन्स्टिट्यूशन कभी भी सेल्फ मोटिव को या सेल्फ इंटरेस्ट को फुलफिल करने की बात नहीं करता है। तो आप ऐसा कोई लॉ नहीं बना सकते हो जो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ इस वे में इनकंसिस्टेंट हो, नहीं बना सकते। सिमिलरली जैमिनी भी और सबर भाष्य जो कमेंट्री जो लिखी गई वो भी यही बोल रहे हैं कि आप ऐसा कोई भी लॉ जो इन ड्यूटीज के साथ इनकंसिस्टेंट हो या धर्म और वेद में जो धर्म लिखा हो उसके साथ इनकंसिस्टेंट हो तो आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, उसे आप डिसरिगार्ड आपको करना पड़ेगा। बहुत इंपॉर्टेंट। पहले से आपको बता दिया कि सोर्सेज ऑफ लॉज में भी जो सीक्वेंस जो चलती है वो ऐसे चलती है और क्यों चलती है उसका भी रीजन बता दिया। अब जो नेक्स्ट और जो आज के सेशन का जो लास्ट पार्ट है वो है ये आपका रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, है ना। कि अब हम लोग अंदर थोड़े से एंट्री कर रहे हैं। अंदर एंट्री करने का मतलब कि आपके जो डॉक्यूमेंट है, धर्म वेद है या जो स्मृति है, उनके प्रोविजंस जो है उसमें वर्ड्स का इंटरप्रिटेशन करते समय क्या ध्यान रखना है। अभी तो हम लोग डायरेक्टली ये देख रहे थे स्मृति सबसे बेसिक आपका श्रुति है, दैट इज ए वेद है, फिर स्मृति है, फिर पुराण है। अब है कि इसके अंदर जो चीजें लिखी है उनमें क्या क्या प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। मैं डायरेक्टली मैक्सवेल के रूल्स को भी कोट करते हुए इनमें आपको चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा कि जैसे अगर आप कोई प्रोविजन है, दो प्रोविजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी रूल्स किसी पर्टिकुलर रूल का या वर्ड का इंटरप्रिटेशन प्रॉपर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उनके लिए जो रूल्स यूज होते हैं उसके बारे में बात करूंगा। जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट जो रूल है, पहला इंपॉर्टेंट रूल वो है आपका जो अगेन मीमांसाकार ने जो ड्राफ्ट किया है। उससे पहले मैं आपको बता देता हूं जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट रूल जो मैक्सवेल जिसकी बात करते हैं, अ कंस्ट्रक्शन which would leave without effect any part of the language of a statute will normally be rejected। यानी आपको किसी प्रोविजन को कंस्ट्रक्ट करते समय, किसी स्टैट्यूट को या प्रोविजन को कंस्ट्रक्ट करते समय उस प्रोविजन में जितने भी वर्ड यूज हो रहे हैं, जितने भी वर्ड यूज हो रहे हैं, उन सारे वर्ड्स को लिटरल वे में, नॉर्मल वे में इंटरप्रेट करना है। उनमें से किसी भी वर्ड को आप लोग छोड़ नहीं सकते, रिजेक्ट नहीं कर सकते।
अगर आपके एक प्रोविजन में ऑफ है, अगर ए लिखा हुआ है, एंड लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है, इसके अलावा और भी जो कुछ वर्ड्स लिखे हुए, you will have to interpret each and every word. You cannot reject any word from the part of that provision. नहीं कर सकते आप लोग उसे रिजेक्ट, आपको करना पड़ेगा. दैट इज द फर्स्ट बेसिक रूल्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय मैक्सवेल. जैसे आप लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में या फिर कोई भी स्टैट्यूट है उसको इंटरप्रेट करते समय आप करते हो ना, एंड का भी मीनिंग देखते हो, और का भी मीनिंग देखते हो कि यहाँ पे क्या है, उसमें जो भी वर्ड यूज हुए. दैट इज द फर्स्ट बेसिक रूल, यू कैनॉट रिजेक्ट. क्योंकि जो टेक्सचुअलिज्म की जो थ्योरी है इंटरप्रिटेशन की, वो ये बोलती है कि जो भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं उसमें कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने भी अगर जो भी टेक्स्ट ड्राफ्ट किए, उन टेक्स्ट में हर एक वर्ड का अपना एक मीनिंग है. ऑफ का भी एक मीनिंग है, फॉर का भी एक मीनिंग है. तो सिमिलरली ये सेम रूल मीमांसाकार रखते हैं सामने एक स्टेटमेंट में, शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम. शब्दाधिक्यात अर्थाधिक्यम, मोर वर्ड्स मोर मीनिंग. मोर वर्ड्स मोर मीनिंग का मतलब ये नहीं कि एक ही वर्ड के बहुत सारे मीनिंग, यानी आपके एक प्रोविजन में जितने वर्ड है उतने मीनिंग्स, सबका मीनिंग आपको करना पड़ेगा, सबको कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, किसी भी एक वर्ड को छोड़ना नहीं. क्योंकि एक वर्ड को छोड़ते ही उसका पूरे जो प्रोविजन है उसका मीनिंग या तो मिस हो जाएगा या फिर इनकम्प्लीट होगा. वो आपको नहीं करना है, आपको कंप्लीट कंस्ट्रक्शन करना है. दैट इज द फर्स्ट रूल. जो मैक्सवेल अपने रूल्स में बात कर रहे हो वो मीमांसाकार पहले से बता चुके हैं. अब मैं एक सेकंड पे आता हूं जो बड़ा इंपॉर्टेंट है. सेकंड रूल, मैक्सवेल ये कहते हैं अपनी बुक में कि इट इज एट ऑल इवेंट्स रीजनेबल टू प्रिज्यूम that the same meaning is implied by the use of the same expression in every part of the act. मैं फिर से बोल रहा हूं, it is at all events reasonable to presume that the same meaning is implied by the use of the same expression in every part of the act. जैसे अगर आपका एक एक्ट है उसमें एक वर्ड बार बार यूज हो रहा है, एक वर्ड बार बार आ रहा है, जैसे पर्सन वर्ड है वो बार बार आ रहा है एक एक्ट में, तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइमा फेसी जो आपने उसका मीनिंग या डेफिनेशन जो उसमें दे रखा है वो सेम मीनिंग और डेफिनेशन पूरे एक्ट में कॉमनली यूज होगा. फर्स्ट चैप्टर में पर्सन आया, सेकंड चैप्टर में पर्सन आया, थर्ड चैप्टर में कहीं पर्सन वर्ड आ गया, फोर्थ चैप्टर में पर्सन वर्ड आ गया, इस पूरे एक्ट में पर्सन वर्ड जहां जहां आया है, तो आपको जो कॉमन जो फर्स्ट प्राइमा फेसी जो मीनिंग है वो मीनिंग आपको कंटिन्यू करना है, पूरे सब जगह एक जैसा रहेगा, अलग अलग मीनिंग आपको नहीं करना है. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन रूल है, मैक्सवेल अपनी बुक में रेफर करते हैं. अब आप ये देखिए इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट जैमिनी बोलते हैं अपने मीमांसा में, सकृद्व चरित शब्द सकृत देवार्थ गम्यति. द सेम वर्ड, इसका इंग्लिश मीनिंग मैं आपको बता रहा हूं, द सेम वर्ड यूज्ड एट डिफरेंट प्लेसेस शुड बी गिवन द सेम मीनिंग. आप एक वर्ड जो अलग अलग जगह यूज हो रहा है, एक वर्ड जो अलग अलग जगह यूज हो रहा है, एक जो वर्ड है जो अलग अलग जगह यूज हो रहा है उसकी वही मीनिंग होगी जो स्टार्टिंग में आपने लिखी. सेम मैक्सवेल जो बात कर रहे हैं वो बात जैमिनी अपने मीमांसा में लिख रहे हैं उनसे पहले. अब इसको एक एग्जांपल से समझिए, बहुत इंटरेस्टिंग, इसको यूज भी किया गया है. कैसे? जैसे एक स्मृतिकार अपनी बुक में लिखते हैं समांश हारिणी माता, समांश हारिणी माता, विच मीन्स चिमुत वाहन जो है, चिमुत वाहन जिन्होंने कमेंट्री भी लिखी है, जिन्होंने स्मृति में अपना कंट्रीब्यूशन किया है, वो एक रूल लिखते हैं समांश हारिणी माता. इसका मीनिंग है मदर शैल बी एन इक्वल शेयरर. मदर शैल बी एन इक्वल शेयरर. इट मीन्स कि आपका जो द अबव रूल वाज लेट डाउन टू स्पेसिफाई द शेयर ऑफ द मदर एट ए पार्टीशन बिटवीन सन्स. अगर जो भी आप पार्टीशन कर रहे हो, प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हो बच्चों के बीच में,
तो प्रॉपर्टी शेयर करते समय आपको ये ध्यान देना है कि जो उनकी मदर है ना, उनकी सोशल सिक्योरिटी, या आप उनको भी इस तरीके से प्रॉपर्टी दें ताकि आप उनका जो फ्यूचर है, जो उनकी सोशल सिक्योरिटी है, वो मैनेज रहे। ये आपको मेंटेन करना है। समान सहारिणी माता, सिंपल। अब यहां एक और मैं आपको जिमुत वाहन इसमें आगे और कहते हैं, समान हरिणी मातेति वचनात् मात्र पदस्य जननी प्रत्वात् न सपत्नी मात्र परमत्वपि सकृत सुतस्य मुख्य गुण त्वानुपपत्ति। इसका आगे, इसका मैं इंग्लिश मीनिंग आपको बताता हूं, और उन्होंने जिमुत वाहन ने क्यों लिखा इसके लिए क्वेश्चन है। जैसे इससे पहले जिमुत वाहन क्या बोलते हैं, समान श्रेणी माता, यानी आप अगर बच्चों के बीच में प्रॉपर्टी शेयर हो रही है तो मदर को भी प्रॉपर्टी देनी है एक तरीके से। लेकिन इसके बाद एक क्वेश्चन रेज हुआ, क्वेश्चन ये रेज हुआ कि सर, कि अगर इन केस एक स्टेप मदर भी है अगर साथ में, मान लीजिए एक फैमिली में, तो क्या आप उस स्टेप मदर को भी प्रॉपर्टी दोगे? दिस वाज द क्वेश्चन। और ऐसा क्वेश्चन इसलिए भी रेज किया जा रहा है क्योंकि जो ऊपर जो वर्ड यूज हुआ माता, माता इज ए सिंगुलर वर्ड है ना। इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी मैं आपको बता रहा हूं, मदर शैल बी एन इक्वल शेयरर। मदर वर्ड यूज हुआ है, मदर्स वर्ड नहीं यूज हुआ है, मदर हुआ है। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि वेदर दिस वर्ड मदर इंक्लूड मदर्स एज वेल और नॉट, दैट वाज द क्वेश्चन। क्या इसमें स्टेप मदर्स भी आ सकती है? दैट वाज द क्वेश्चन। तो जिमुत वाहन खुद से आंसर दे रहे हैं, जो मैंने अभी आपको श्लोक बताया, समान श्रेणी मातोति वचनात् मात्र पदस्य जननी परत्वात् न सपत्नी मात्र परत्मपि सुकृत सूत्र से मुख्य गुण त्वानुपपते। इसका इंग्लिश मीनिंग बताता हूं, सिंस द वर्ड मदर इंटेंड्स नेचुरल पेरेंट, since the word mother intends natural parent, it cannot also mean a stepmother, for a word once employed cannot bear metaphorical senses at the same time. That's very important. जो अभी मैंने आपको रूल बताया, मैक्सवेल ने बताया कि एक बार एक एक्ट में अगर आपने एक बार एक पर्पस, एक कॉन्टेक्स्ट में एक वर्ड यूज कर दिया तो लगभग मीनिंग वही रहेगा आगे। तो इन्होंने बोला कि जब मैंने ऑलरेडी पहले बोल दिया है आपको कि समान हरिणी माता मीन्स कि आप यहां माता का मतलब नेचुरल जो पेरेंट्स है, जो मदर है, बस वही होगा। हियर मदर डजंट मीन मदर्स। यहां आप मदर का मतलब मेटाफोरिकल वे में नहीं ले सकते, उसमें स्टेप मदर्स वगैरह इंक्लूड नहीं करेंगे। एक बार आपने तय कर लिया मदर मीन्स नेचुरल पेरेंट्स, अब आगे जाके आप दूसरे श्लोक में या आगे जाके कुछ अलग कुछ चीजें आ रही है तो उस केस में आप ये नहीं कहोगे कि नहीं अब इसमें स्टेप मदर वर्ड भी इंक्लूड होगा। नो, फिक्स मीनिंग, लिटरल मीनिंग जो है वही रहेगी, मेटाफोरिकल मीनिंग नहीं रहेगी। मैक्सवेल ये बोलता है। ये यहां तक जो प्रिंसिपल यूज हो रहा है दैट इज अर्थैकत्व, यानी एक बार आपने तय कर लिया एक मीनिंग, ये पूरे एक्ट में वही चलेगा, पूरे प्रोसेस में वही चलेगा और चल भी रहा है। यहां स्टेप मदर को इंक्लूड नहीं कर रहा है। बट अब थोड़ा सा और आगे बढ़े, इसी के साथ मैक्सवेल एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल की बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। मैक्सवेल ये बोलते हैं कि एक रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन भी है, वो भी आपको यूज करना चाहिए। वो क्या है रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन? द सेम वर्ड may be used in different senses in the same statute and even in the same section. बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरप्रिटेशन का रूल, कि अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं कॉन्टेक्स्ट चेंज हो चुका है, कॉन्टेक्स्ट डिमांड कर रहा है, और उस केस में अगर आपको लग रहा है कि नहीं इस ये जो वर्ड है इसका इंटरप्रिटेशन हमें थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, नया इंटरप्रिटेशन कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा, जबकि इससे पहले इस वर्ड का कंस्ट्रक्शन कुछ और था, तो आप कर सकते हो। इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस व्हेन द कंटेक्स्ट रिक्वायर्ड, जब आपको लग रहा है कि कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर कर रहा है तो आप इससे पहले वाला जो अर्थक्य वाला जो प्रिंसिपल था, जो लिटरल इंटरप्रिटेशन वाला जो प्रिंसिपल था, उसको आप लोग साइडलाइन कर सकते हो। आप एक ही एक्ट में एक ही सेक्शन एक ही वर्ड का एक मीनिंग पहले तय कर सकते हो, उसमें और भी नई चीजें कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, और भी वर्ड नए ऐड कर सकते हो। दैट इज अ रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन।
रीजनेबल कंस्ट्रक्शन, बट व्हेन द कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर। आप लोग कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में सेम रूल फॉलो होता है। आप लोग आर्टिकल 13 की डेफिनेशन पढ़ेंगे, 13 क्लॉज 3 में जब लॉ की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आप आर्टिकल 12 में जब स्टेट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो उसमें स्टार्टिंग में लिखा हुआ है अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द लॉ मीन्स ऑर्डिनेंस, बाई लॉ, रूल। आर्टिकल 13 में भी लिखा हुआ है अनलेस द कंटेक्स्ट अदरवाइज रिक्वायर द स्टेट मीन्स ये। यानी नॉर्मली स्टेट का मीनिंग होता है पार्लियामेंट, गवर्नमेंट, अदर ऑथोरिटीज, बट अगर कॉन्टेक्स्ट रिक्वायर कर रहा है तो ये मीनिंग, इस मीनिंग में और भी चीजें ऐड हो सकती है। ये रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इम्बाइब किया गया है। सेम इसकी बात मैक्सवेल ने भी की, और इसकी बात हमारे यहाँ जो जो हमारे जो डॉक्यूमेंट्स है उसमें भी इन चीज को इंक्लूड किया है। रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन ये भी इंक्लूड कर रहे हैं। कैसे इंक्लूड कर रहे हैं? जो सेम एग्जांपल को मैं थोड़ा सा कंटिन्यू कर रहा हूं। इस बार ये जो जिमूत वाहन ने पहले बोल दिया था कि नहीं, हर केस में जो मदर का मीनिंग सिर्फ मदर रहेगा, इसमें स्टेप मदर वगैरह इंक्लूड नहीं होगा, मैक्स जो लिटरल रूल है वो फॉलो होगा। लेकिन अगर आप मिताक्षरा देखते हो तो मिताक्षरा बोलता है कि नहीं, कॉन्टेक्स्ट चेंज होने के साथ हो सकता है कि इस मदर में को वाइव्स या जो स्टेप मदर्स वो भी इंक्लूड हो सकती है। जैसे जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए एक पर्सन है, उनकी मोर देन वन वाइफ है मान लीजिए। अब जो लिटरल रूल है वो तो ये बोलता है कि एक ही कि जब ये पार्टीशन होगा तो मदर को भी मिलेगा। मदर्स वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया है, वो लिटरल पे चल रहे हैं कि मदर मीन्स ओनली सिंगुलर। लेकिन जो आपका मिताक्षरा है वो क्या बोलती है इंटरप्रेट करते समय? उसने बोला कि हो सकता है एक पर्सन के दो से ज्यादा वाइफ हो। पहले वाले केस में दो वाइफ होने पर भी उस दूसरी वाइफ को पार्टीशन में शेयर नहीं मिलेगा, क्योंकि मदर का मतलब नेचुरल मदर है। लेकिन इस केस में अब जो केस चेंज हो रहा है उसमें जो आपके मिताक्षरा वो क्या बोलती है? जननी ग्रहणम तत्पत्न्यादेरु पलक्षणार्थम मीन्स द वर्ड मदर यूज्ड हियर इंक्लूड हर को वाइफ्स। कैसे? कि मान लीजिए एक पर्सन है, उन्होंने अगर दो से ज्यादा शादियां की है, और जो फर्स्ट पत्नी है उनसे एक बच्चा पैदा हो गया, और दूसरी पत्नी उनसे कोई बच्चा नहीं मान लीजिए। तो आप अगर लिटरल इंटरप्रिटेशन फॉलो कर रहे हो तो उस केस में तो यही होगा कि वो जो एक बच्चा है उसमें सारा प्रॉपर्टी जाएगी, और जो उस बच्चे की जो नेचुरल गार्जियन है उसको मिलेगा, स्टेप मदर को नहीं मिलेगा लिटरल रूल के अकॉर्डिंग। तो मान लीजिए अगर उसको कुछ प्रॉपर्टी नहीं मिली तो पॉसिबिलिटी हाई है कि हस्बैंड की डेथ के बाद वो जो लेडी है वो डेस्टिट्यूट में चली जाएगी, हो सकता है वो आइसोलेट हो जाए, उसको उसकी लाइवलीहुड के सोर्सेज खत्म हो जाएंगे। तो इसको आप, अब कंटेक्स्ट चेंज हो गया है, तो जब कंटेक्स्ट चेंज होता है तब आप जो वर्ड है उसका मीनिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हो रीजनेबल वे में, और ज्यादा उसको चेंज कर सकते हो। यहां पे आप लिटरल रूल पे फिक्स नहीं रह सकते कि मदर मीन्स सिर्फ नेचुरल मदर। नाउ इन दैट केस यू कैन इंक्लूड मदर मीन्स द अदर वाइफ्स ऑफ फादर एज वेल, इवन स्टेप मदर एज वेल। इसीलिए दया भागा मिताक्षरा बोलती है जननी ग्रहणम तत्स पत्न्या देरुपलक्षणार्थम द वर्ड मदर यूज्ड हियर इंक्लूड हर को वाइफ्स। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए मीमांसा अलाउ करता है आपको रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन के साथ आपको रूल ऑफ लिबरल कंस्ट्रक्शन को भी एडप्ट करने की, क्योंकि अगर आप रूल ऑफ लिबरल कंस्ट्रक्शन एडप्ट कर रहे हो इसका मतलब ये है कि आप कॉन्टेक्स्ट को भी इंक्लूड कर रहे हो इंटरप्रिटेशन में। इसके बाद जो थर्ड जो रूल है, इन दोनों रूल के बाद जो थर्ड है वो आपका बड़ा सिंपल है, गुण प्रधान रूल बोला जाता है, जिसके बारे में जैमिनी सिंपल बोलते हैं कि गुण मुख्य व्यक्ति क्रमे तदत्वान मुखेन वेद संयोग। व्हेन अ subsidiary clause is in conflict with principal clause, the principal clause prevails. Simple. जब आपका एक मेजर आइडिया है और उसके साथ एक सब्सिडरी आइडिया है और इन दोनों के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट है तो उस केस में जो सब्सिडरी क्लॉज है उसको आप थोड़ा सा साइडलाइन करोगे, उसको इंपॉर्टेंस नहीं दोगे, मेजर क्लॉज है उसको इंपॉर्टेंस दिया जाएगा। ठीक बात है। लेकिन इसके साथ एक और एक रूल है, सामंजस्य रूल।
सामंजस्य रूल, वो ये बोलता है, ये इंटरप्रिटेशन का रूल मैक्सवेल, और ये बड़ा कॉमन रूल है, मैक्सवेल के हर इंटरप्रिटेशन करने वाला पर्सन बोलता है कि जब भी आपको दो क्लॉजेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है तो आपको उन दोनों क्लॉजेस को हार्मोनाइज करना है। दैट्स अ वेरी कॉमन रूल ऑफ द इंटरप्रिटेशन, रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन। तो सिमिलरली मीमांसा भी बोलती है इसको सामंजस्य रूल या हार्मनी रूल, इंग्लिश में सामंजस्य रूल, कि व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन टू प्रोविजंस तो आप उसको बैलेंस करो। कैसे, इसको मैं आपको एक एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूं। एक गौतम धर्म सूत्र में सूत्र है, विभक्तज पितृमेव, विभक्तज पितृ पितृमेव। इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूं, अ सन बिगॉटन आफ्टर पार्टीशन टेक एक्सक्लूसिवली द वेल्थ ऑफ हिज फादर। यानी अगर ऑलरेडी पार्टीशन हो चुका है, एक फादर है, उनके मान लीजिए दो बच्चे हैं और पार्टीशन हो चुका है, दोनों को वेल्थ आपने दे दी, अब उसके बाद एक और बच्चा होता है, पार्टीशन के बाद अगर कोई बच्चा हो रहा है तो उसके लिए उन्होंने लिखा है गौतम धर्म सूत्र में, अ सन बी गॉटन आफ्टर पार्टीशन टेक्स एक्सक्लूसिवली द वेल्थ ऑफ हिज फादर। यानी एक बच्चा जो बाद में पैदा हुआ वो अपने पार्टीशन के बाद में पैदा हो रहा है, तो वो अपने फादर की जितनी भी वेल्थ है, एक्सक्लूसिव जितनी भी वेल्थ है, वो उसके पास चली जाएगी। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक रूल है, प्रोविजन है, ये एक प्रोविजन। ठीक है, अब नेक्स्ट एक और प्रोविजन, एक और सूत्र जो विष्णु सूत्र में है, विष्णु पुराण में भी है, वो क्या है, पितृ विभक्ता विभागानंतरो उत्पन्नस्य भागम दधु, मीन्स sons with whom the father has made partition should give a share to the son born after the distribution। मीन्स एक फादर जिसने अपने बच्चों के साथ ऑलरेडी पार्टीशन कर लिया है, तो वो बच्चे अब उसके पार्टीशन के बाद जो बच्चा पैदा हो रहा है उसके साथ प्रॉपर्टी, वो उनको थोड़ी सी प्रॉपर्टी वो लोग देंगे। अब यहां पे दो तीन क्वेश्चन रेज हो रहे हैं, दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग है। पहला वाला क्या बोल रहा है, पहला वाला बोल रहा है कि पार्टीशन के बाद अगर कोई बच्चा पैदा हुआ तो उसको एक्सक्लूसिव वेल्थ सब कुछ उसको मिलेगा। लेकिन सेकंड क्लॉज क्या बोल रहा है, दूसरा क्लॉज वो ये बोल रहा है कि अगर आप एक जो पेरेंट है, उन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया है, उसके बाद अगर बच्चा पैदा हो रहा है तो उनके जो ऑलरेडी जो जो बच्चे थे जिनके पास प्रॉपर्टी गई है, वो लोग अपनी प्रॉपर्टी का कुछ पार्ट इसको शेयर करेंगे। तो दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट, एक बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन है। इससे दो क्वेश्चन मेजर रेज होते हैं। पहला क्वेश्चन ये, इफ ए सन बोर्न आफ्टर पार्टीशन वाज टू टेक द प्रॉपर्टी ऑफ द फादर, व्हाई शुड द ब्रदर गिव हिम ए शेयर। अगर आप पहले प्रोविजन पे बात करें तो उसके अकॉर्डिंग सारी प्रॉपर्टी तो उसको मिल रही है जो बाद में बच्चा पैदा हुआ है, तो वो उसको शेयर वेयर क्यों करना दूसरे प्रोविजन के अकॉर्डिंग। और दूसरा क्वेश्चन है, हाउ एंड व्हाई शुड ए पार्टीशन मेड बिफोर हिज बर्थ बी रीओपन। और अगर दूसरे प्रोविजन की माने तो वो तो ये बोलता है कि आप जो प्रॉपर्टी बढ़ चुकी है वही दो बच्चे हैं वो नए अपने छोटे भाई नेक्स्ट जो है उसको देंगे, तो रीओपन कैसे करोगे, क्यों करोगे। ये बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियन था, दोनों ने अपने अपने कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से प्रोविजन लिख डाले। आप जब डॉक्यूमेंट्स को डेमोक्रेटाइज करने की कोशिश करते हो तो कभी कभी दो प्रोविजंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाता है। नाउ इन दैट केस हमारे जो मॉडर्न रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन वो हमेशा ये बोलते हैं कि ऐसे जितने भी मैटर्स है स्पेशली सिविल इश्यूज से रिलेटेड है, तो वहां पे बड़ा ध्यान रखना है आपको। यहां पे आप ऐसे मामलों में अब ध्यान रखना है, स्पेशली जो पर्सनल लॉज, फैमिली लॉज, प्रॉपर्टी, सक्सेशन से रिलेटेड रूल्स है, उसमें जनरली ऐसा होता है कि दो के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है ना, तो एक को डिसरिगार्ड डायरेक्टली कर लो, आप एक को मानो। बट इन मामलों में हमेशा कोशिश की जाती है कि दोनों रूल्स को इफेक्ट देने के लिए हार्मनी एस्टेब्लिश की जाती है। आपको हार्मनी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, और यहां पे भी हार्मनी एस्टेब्लिश की गई। जिमुत वाहन ने इंटरप्रिटेशन के रूल्स को फॉलो करते हुए, हार्मनी रूल को फॉलो करते हुए लिखा। मैं पहले संस्कृत में पढ़ लूं फिर आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन। इदम च पितृपात धानमत्र विषय यदि तू पैतामह धनमपि भूम्यादिकम विभक्तम तदा तदन विभाग भातृभय एव गृहात मातुः निर्वृत्ति रजसी त्वद्विभाग विधानत तदा विष्णु। इंग्लिश ट्रांसलेशन में पढ़ लेता हूं। दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द केस ऑफ वेल्थ acquired by the father, but if property inherited
from the grandfather as land or the like had been divided, he may take a share of such property from his brothers. For partition of it is authorized only when the mother become incapable of bearing more children. अब उन्होंने कैसे हार्मनी एस्टेब्लिश की? उन्होंने बोला कि भाई आप, दिस इज एप्लीकेबल ओनली टू द केस ऑफ वेल्थ एक्वायर्ड बाय द फादर, कि जो फादर ने, ये जितने भी जो रूल्स है, उन्होंने बोला कि अगर फादर ने कोई वेल्थ एक्वायर्ड की है, फादर ने अपने पर्सनल एफर्ट से कोई वेल्थ एक्वायर की है, तो वो तो सब में इक्वली बटेगी। सॉरी, जो फादर ने वेल्थ एक्वायर्ड की है, उस केस में फादर अपने हिसाब से तय करेगा कि मुझे बाद वाले बच्चे को देना है नहीं देना है। बट ग्रैंडफादर की तरफ से कोई चीज अगर आ रही है, उस केस में आपको सबको डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, जरूरी है। और ये जो एक्वायर्ड वाला ये जो कॉन्सेप्ट है ना, आज के हमारे जो फैमिली लॉज में आप पढ़ेंगे, सेम कॉन्सेप्ट लिया गया है कि फादर अपने पास से जो एफर्ट से जो चीजें कमा रहा है, वो उसमें उसका डिस्क्रिएशन है कि वो चाहे दे या ना दे, बट जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है वो तो उनको डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ेगी। तो बैलेंस किया गया, इसमें ऐसा नहीं बोला गया कि नहीं एक को एक्सक्लूसिव दे देंगे या पहले वालों को एक्सक्लूसिव देंगे बाद वाले को नहीं देंगे, ऐसा कुछ नहीं। इसमें बोला गया है कि यहाँ इनहेरिटेड प्रॉपर्टी तीनों में बटेगी, स्टेप उसमें चाइल्ड में भी बटेगी, और पर्सनल जो है उसमें डिस्क्रिशन है। तो बैलेंस कर दिया गया, दैट इज द हार्मनी, ये एस्टेब्लिश की गई। सो इसके बाद जो एक लास्ट जो रूल है, दैट इज अबाउट द विकल्प, है ना। विकल्प जो रूल है इंटरप्रिटेशन का, उसमें ये है कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर दो प्रोविजंस ऐसे जो कॉन्फ्लिक्टिंग है, उसमें अगर पॉसिबल है, अगर आप लोग हार्मनी एस्टेब्लिश कर सकते हो तो हार्मनी एस्टेब्लिश करनी चाहिए, और की भी जाती है मीमांसा के रूल्स के थ्रू। बट जहां दो प्रोविजंस एकदम ऑपोजिट है, इतने ऑपोजिट है, और हार्मनी पॉसिबल हो ही नहीं पा रही है, तो उस केस में जो मॉडर्न जो रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन वो ये बोलता है कि आपका जो लेटर जो रूल है, यानी जो बाद के जो रूल्स है, उनको इंपॉर्टेंस मिलती है, प्राइमरी रूल्स को नहीं। प्राइमरी रूल्स को डिसरिगार्ड कर सकते हो, बट जो हमारे एंशियंट मीमांसाकार है, उनके अकॉर्डिंग अगर कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो उसमें से आपको किसी एक को इफेक्ट देना और किसी एक को आपको रिजेक्ट करना है। दैट इज द विकल्प, दैट इज द ऑप्शन। इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू, कॉन्टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आप उसको कर सकते हो कि भाई जहां हार्मनी पॉसिबल ही नहीं है, उस केस में किसी एक को इंपॉर्टेंस देना। जैसे सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में, है ना, इट्स लाइक ए नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज। अगर आप लोग आर्टिकल 246 पढ़ेंगे, ऐसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या जो बहुत सारे ऐसे स्टैट्यूट्स है, उसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, एक लैंग्वेज यूज होती है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग, एक वर्ड यूज होता है बार बार बहुत सारे प्रोविजन में। वो नॉट विथ स्टैंडिंग का मीनिंग ये है कि वो नॉन ऑब्स्टेंट क्लॉज की बात बोल रहा है। जैसे आर्टिकल 246 के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बोलते हैं ना कि अगर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट हो, तो पहले कोशिश ये की जाए कि दोनों को हार्मोनाइज किया जाए, दोनों को हार्मोनाइज किया जाए। और अगर हार्मनी एस्टेब्लिश नहीं हो पा रही किसी भी रीजन से, सारे एफर्ट्स आपने डाल दिए, नहीं हो पा रहा है, then only you will give importance to the central law, then only there is one option, then there is only one विकल्प रूल मीमांसा इंटरप्रिटेशन के अकॉर्डिंग, कि आपको एक को इंपॉर्टेंस देनी। मेजरली हम लोग सेंट्रल लॉ को देते हैं, लेकिन मीमांसा के अकॉर्डिंग आप किसी को भी इंपॉर्टेंस दे सकते हो जिसमें आपको ठीक लगे। ठीक है। सो ये सारा ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपसे डिस्कस किया मीमांसा, इट्स ऑल अबाउट द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द धर्मशास्त्र, कि आप लोग जो धर्मशास्त्र को इंटरप्रेट करते हो, तब उनको इंटरप्रेट करते समय आपको कौन से रूल्स को फॉलो करना चाहिए, किस तरीके से किया जाना चाहिए। और लगभग आप देखिए, ऐसा मैं भी महसूस कर रहा हूँ, शायद आप लोगों ने भी इस चीज को ऑब्जर्व किया होगा कि जो आज मॉडर्न रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस है, मैंने मैक्सवेल को बार बार कोट भी किया, मोस्ट बड़ी एक अथॉरिटी इंटरप्रिटेशन के मामले में। तो मॉडर्न रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशंस है, जो की एस्पेक्ट्स है इंटरप्रिटेशंस के, लगभग आपको सारे वो रूल्स, वो आपको एंशियंट लीगल जूरिस्प्रूडेंस है जो इंटरप्रिटेशंस का, विच इज ड्राफ्टेड बाय जैमिनी, कुमारिल भट्ट, शबर ऋषि, उन्होंने जो जो ड्राफ्ट, माधवाचार्य, उन्होंने जो जो ड्राफ्ट किया, वो लगभग वो सारी चीजें आपको आज वाली चीजें वहां दिखती है ना। तो ओनली थिंग इज दैट हमें उन चीजों को सिर्फ रिस्पेक्ट तक नहीं रखना है, वी विल हैव टू बिल्ड द ट्रस्ट
एंड अकॉर्डिंगली उसको तो उस पर थोड़ा सा रिसर्च अगर हम लोग करें, ये मैं जस्ट आपको सिमिलरिटीज बता रहा हूँ कि यू कैन फाइंड आउट ऑल सच टाइप ऑफ सिमिलरिटीज देयर, और 2 से 2,500 साल पहले लॉजिकल वे में ये सारी चीजें ड्राफ्ट की गई। ठीक है, तो मीमांसा जो रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन है उससे रिलेटेड ये कुछ बेसिक चीजें थी जो मैंने आपसे डिस्कस की। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है, नेक्स्ट क्लास से फिर मैं आप मेन जो अपना फोकस है कि राजधर्मा एंड कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। अभी तक हमने सारे टूल्स और एसेंशियलिटी देख ली। अब उसके बाद ये है कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन जो है, जो आज का कॉन्स्टिट्यूशन है ना, कोई भी जो किसी भी स्टेट में 3 तरह के लॉ चलते हैं मेजरली, सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ एंड थर्ड इज कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा जो कोर्स है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन पे है कि आज का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो कितनी सिमिलरिटीज थी एंशियंट सिस्टम में। एंशियंट सिस्टम में भी कॉन्स्टिट्यूशन था जिसको राजधर्म बोला जाता था। तो आने वाली क्लास में वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द सिमिलरिटी बिटवीन द राजधर्म एंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, वो मेजर फोकस रहेगा जिसमें हम लोग स्टेट का कॉन्सेप्ट क्या है, किंग कैसे काम करता है, एग्जीक्यूटिव कैसे काम करता था, लॉज कैसे बनते थे, इसके साथ साथ जुडिशरी कैसे काम करती थी, टैक्सेशन सिस्टम कैसे होता था, और कितनी सिमिलरिटीज है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन या क्वेरी हो तो यू मे आस्क। थैंक यू वेरी मच। If you have any question, any queries?